नामदुहु नामदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है, एजेंडा है या लेक्चर या मौजू कह लें, वो है जी मुतालिया पाकिस्तान का पेपर। कोर्स कोड है जी 317 है जी, ऐसे ही है ना जी। जी, इसका ये एक तो साल 2016 का ये पेपर है। एक मेरे सामने ये सब तालिब इल्मों को जो यूट्यूब से ये लेक्चर सुन रहे हैं उनको नज़र आ रहा होगा। तो इसमें ये देखें कि सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो लिखी हुई है उन्होंने कि आप तरीके मैथडोलॉजी को देखें कि कितने चैप्टर आपको अच्छे तरीके से करने पड़ेंगे। वो यह जी कि कुल 5 सवाल हल कीजिए, पहला सवाल लाजमी है। तो पहले सवाल के लिए आपको थ्रू आउट सारी बुक की रीडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो देखेंगे मंदरजेल में से 3 पर नोट तहरीर करें, तो ये मुख्तलिफ मुगलिया फ़न तमीर है, सकाफत की अहमियत और इकसाम है, जनरल याहिया खां का दौरे हुकूमत है, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें दी हुई हैं जी। उसके बाद देखें जी कि आपके इस बुक के 9 चैप्टर हैं और आपको सवाल 8 सवाल आएंगे, आपने 5 करने हैं। तो इसके लिए अगर आप 5 चैप्टर ही कर लें, 5 चैप्टर ही कर लें तो काफ़ी है। क्यों? क्योंकि एक सवाल तो आपका लाजमी है, वो तो आपने करना ही करना है। और वो भी उम्मीद है कि ये एमसीक्यूज के लिए आपको या शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये जो खाली जगह इसके लिए आपको गो थ्रू पूरी बुक को करना पड़े। लेकिन जो आपने लॉन्ग क्वेश्चन याद करने हैं वो कोशिश करें कि 5 चैप्टरों के कर लें। उससे आपका ये है कि 100% पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा जी। अब चलते हैं जी चैप्टर नंबर 1 की तरफ। जी, ये जी कोर्स कोड 317 अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का चैप्टर नंबर 1 है, मुतालिया पाकिस्तान की तारीफ व मफहूम। जी, इसकी मैं साथ साथ रीडिंग करता जाता हूँ, साथ साथ जल्दी जल्दी जो चीज़ समझाने वाली होगी वो मैं समझा दूंगा जी। यहाँ पर लिखा हो कि आमतौर पर ये ख्याल किया जाता है कि मुतालिया पाकिस्तान सिर्फ क़याम पाकिस्तान की जद्दोजहद की तारीख के मुताले को कहते हैं। इसमें ये है कि भी ये थोड़ा सा मैं यहीं पर एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि मुतालिया पाकिस्तान के बारे में हम ये ख्याल करते हैं कि ये हिस्ट्री है सिर्फ और सिर्फ कि पाकिस्तान कैसे बना और उसके बाद अब तक कौन से हालात हैं। सिर्फ इस तारीख को पढ़ना जो है ना, हमारा मकसद ये होता है, जहन में ये चीज़ होती है तालिब इल्मों के कि मुतालिया पाकिस्तान सिर्फ यही चीज़ है। नहीं, बल्कि क्या है जी, माहरीन के ख्याल के मुताबिक क्या है जी, मुतालिया पाकिस्तान सिर्फ तारीख़ पाकिस्तान का ही मुतालिया नहीं, बल्कि समाजी या माशरती अलूम के मुरवजा असूल ज़वाबित की रोशनी में मुतालिया पाकिस्तान, पाकिस्तान की तारीख, पाकिस्तान का जुग्राफिया, इक़्तिसादियात, माशरत और अंदरूनी व बैरूनी सियासत के मरबूत मताले को कहते हैं। यानी कि इसमें आप देख लें कि आपने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की हिस्ट्री को नहीं पढ़ना, तारीख को नहीं पढ़ना क्या पाकिस्तान की, बल्कि इसमें पाकिस्तान का जुग्राफिया भी पढ़ना है। ठीक है ना। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि लाहौर इस कहाँ वाक़ है या केपी के कहाँ वाक़ है, उसके अलावा आप केपी के अलावा कोयटा किस सूबे में है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि बलूचिस्तान की सरहद किस मुल्क के साथ लग रही है। क्योंकि हम एज ए कंट्री, एज ए स्टेट, हमने ये भी तो देखना कि बाहर वाले मुल्कों के साथ हमारे क्या ताल्लुकात है। जिस तरह हमारे जो हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया या भारत कह ले, उनके साथ कशीदगी चलती है मुख्तलिफ मसाइल पर, मुख्तलिफ एजेंडों पर कह लें, मतलब मौजू पर हमारा उनके साथ काफ़ी चीज़ों पर सिटिंग नहीं हो रही, टेबल टॉक नहीं हो पा रही। तो ये भी हमारे जो इंटरनल जो मामला है उसको ये चीज़ अफेक्ट करती है। तो इसलिए उसकी भी अहमियत ज़रूरी है। फिर माशरा जो है, लोगों का आपस में रहन सहन कैसा है, कल्चर कैसा है, सकाफत कैसी है, ये चीज़ भी हमने मुतालिया पाकिस्तान में पढ़नी है जी। सिर्फ और सिर्फ तारीख की बात करें तो तारीख भी पाकिस्तान की सिर्फ क़याम पाकिस्तान से आगे नहीं, यहाँ पर जो तो ये चीज़ नहीं लिखी, लेकिन तालिब इल्मों को मैं ये चीज़ समझा दूं कि एक हमारे असलाफ में से एक कह लें कि राइटर ने ये लिख दिया हुआ है, अब मेरे ज़हन में नहीं आ रहा कि वो कौन सी पर्सनैलिटी ने ये चीज़ लिखी है, कि जब पहला शख्स बर्रे सगीर में, एशिया में पहला शख्स मुसलमान हुआ, उसी वक्त पाकिस्तान मार्केट वजूद में आ गया। या दूसरे अल्फाज में ये कह लें कि जब मोहम्मद बिन कासिम बर्रे सगीर में आया है, इस्लाम तब भी आया ना।
तो अब अगर आप हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान को पढ़ते हैं तो ये मोहम्मद बिन कासिम के दौर से ही शुरू हो जाती है। उसके बाद जितने भी हमारे असलाफ गुजरे हैं, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, या दिल्ली सल्तनत थी, फिर उसके बाद मुगलिया सल्तनत आ गई, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो लिहाजा हमें वहां से मोहम्मद बिन कासिम के दौर से आगे से जितने भी हमारे हीरोज गुजरे हैं उन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये आगे जाके बुक में होंगे, लेकिन ये ब्रेनस्टॉर्मिंग जरूरी थी। जी नेक्स्ट चलते हैं जी। कहते हैं जी, मुतालिया पाकिस्तान के मजमून में हम पाकिस्तान के सियासी, माशी और माशरती अदारों का मुतालिया करते हैं। कौन कौन से जी? सियासी। सियासी में आपके पास देखेंगे सबसे पहले गवर्नमेंट आ जाती है। ठीक है ना। जिस तरह आजकल अगर तालिब इल्म इस चीज को, सियासत को समझना चाहें, तो इस वक्त तीन पार्टीज हैं बड़ी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल पार्टी और नून लीग। ठीक है ना। इनकी कशीदगियां चल रही हैं, ये कह लें कि बहस मुबाहिसा चलता है मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में। तो ये गवर्नमेंट का काम क्या है, ये समझना है मुतालिया पाकिस्तान में। फिर माशी। माशी, जरिया माश को कहा जाता है। एक स्टेट या एक मुल्क जो कह लें, वो एक बिजनेस है, बिजनेस पार्ट, बिजनेस कह लें कि वो एक बिजनेसमैन की तरह कह लें, उसको समझ लें कि एक स्टेट एक बिजनेस कर रही है। उसके मुख्तलिफ अदारे हैं, वो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करती है स्टेट। एक मुल्क अपने बशिंदों को, मुल्क में रहने वाले लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, खिदमात देता है, और उसके इवज क्या करता है, टैक्स कलेक्ट करता है। जो दो चीजें होती हैं, अगर आप किसी भी महकमे को देख लें, किसी इदारे को देख लें, हेल्थ का महकमा है, एजुकेशन का महकमा है, तो इन महकमों में जो लोग काम कर रहे हैं उनको पैसे कहाँ, जो तनख्वाहें दी जाती हैं, कहाँ से आती हैं? वो स्टेट कहाँ से लेता है, हमारा मुल्क कहाँ से ले रहा है? वो क्या होता है, हम हर पब्लिक के, हर इंसान से क्या है कि टैक्स कलेक्ट हो रहा है। वो खा किसी की सूरत में भी हो रहा हो। इवन कि आप एक टॉफी भी खरीदते हैं, उस पर भी टैक्स लगा होता है। आप कोई और चीज खरीद रहे हैं, आटा खरीद रहे हैं, घी खरीद रहे हैं, उस पर आप टैक्स पे कर रहे हैं। तो वो टैक्स किसको जा रहा है? गवर्नमेंट को जा रहा है। अब वो गवर्नमेंट क्या करती है, उस पैसे की कलेक्शन से, एक तो जो मुल्क पाकिस्तान पर, हमारे मुल्क पर कर्जा है, उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है, वो अदा किया जाता है। और दूसरा जो है, वो जो है, जैसे डॉक्टर्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, या इसी तरह तकरीबन 35 से 36 महकमे हैं, महकमा इनहार है, उसके अलावा और भी इसी तरह के आपको दो पहले बता दिए हैं, एजुकेशन का और हेल्थ का। तो ये हेल्थ का भी आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है ना, डॉक्टरों को कोई फीस वगैरह नहीं देनी पड़ती। अगर प्राइवेट जाएं तो डॉक्टर 3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये आपसे सिर्फ चेकअप फीस ले लेता है। वही डॉक्टर गवर्नमेंट में बैठा हुआ आपको फ्री में चेक कर रहा है। ठीक है ना जी। ये चीज क्लियर होगी। और तारीखी व समाजी तनाजर में पाकिस्तान को दरपेश मसाइल का जायजा लेते हैं। पाकिस्तान को इस वक्त कौन कौन से मसाइल दरपेश हैं? जैसे अभी ये पेपर में एक सवाल था, ये 2016 के में, कि आबादी में इजाफे का सबब। तो आबादी में इजाफा एक प्रॉब्लम है, मुल्क कौम के लिए आबादी में इजाफा एक प्रॉब्लम है। अब इजाफा होता जा रहा है, उसको मैनेज नहीं किया जा रहा है। वो सिर्फ ये ना देखें कि आबादी बढ़ना प्रॉब्लम है, उसको मैनेज नहीं किया जा रहा। अब मैनेज अगर कर भी रहे हैं तो गलत तरीके से कर रहे हैं। अब क्या क्या किया जा रहा है जी, लोग पैसा कमा रहे हैं तो और क्या करते हैं, जो एग्रीकल्चर लैंड है, जो जमीन है, वहां पर कॉलोनियां बनानी है। अब पहले वहां से हमें फसलें मिल रही थी, अब वहां पर घर तमीर हो गए हैं। अब घर तमीर होने से वहां से फसलें तो नहीं मिलेंगी, तो आबादी बढ़ गई और खुराक कम हो गई। ये मसला आ गया ना। तो इस तरह की चीजें हमने पाकिस्तान में जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, इस तरह के जो मसाइल हैं, इनके बारे में पढ़ना है, ताकि ये आप जब पढ़े लिखे होंगे तो इन फ्यूचर जो हमारी यंग जनरेशन पढ़ के आगे आ रही है, इनको, इन इस यंग जनरेशन को इन मामलात का पता हो, इन प्रॉब्लम का पता हो, फिर इनके वो बेहतर सोल्यूशन निकाल सकें। जी। इस हवाले से ये कहना दुरुस्त होगा कि मुतालिया पाकिस्तान का माशरती या समाजी उलूम से गहरा तल्लक है। माशरती उलूम क्या होते हैं जी? कहता जी, उन उलूम का मुतालिया करते हैं जो इंसानी रहन सहन, फनो अदब, हकूमत और हकूमत साजी, माशी व मशरती मसाइल के मतलब तफसीली बहस करते हैं। जी।
इसमें अब ये रहन सहन, रस्म व रिवाज, कुमुत साजी, ये वही चीजें इधर लिखी हुई हैं, वही इधर है, ठीक है। इस लिहाज से ये कहना बजा होगा कि मुतालिया पाकिस्तान एक तस्वीरुल मज़ामीन है, मल्टी डिसिप्लिनरी है, कि एक ही सब्जेक्ट है लेकिन इसमें मुख्तलिफ चीजें शामिल हैं। देखिए, जियोग्राफी एक सब्जेक्ट है, वो भी इसमें शामिल है। सोशल साइंस है, जो इसके अलावा जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, हुकूमत और हुकूमत साजी, ये एक अलहदा एजेंडा है, एक अलहदा टॉपिक है। फिर माशरती, माशी किसको कहा जाता है? इकोनॉमिक्स को। अब इकोनॉमी का आप देखेंगे, कॉमर्स के तीन चार सब्जेक्ट हैं, बिजनेस मैथमेटिक्स है, कॉमर्स है, अकाउंटिंग है। तो उसमें जो माशी जो मसाइल हैं, तो उसमें आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी जी। जिसमें अब मल्टी डिसिप्लिन कहता है, जिसमें हम एक मसले के मुख्तलिफ जावियों से जायजे लेते हैं। मसला मुतालिया पाकिस्तान का तालिब इल्म पाकिस्तान की तारीख के किसी वाक़े को ना सिर्फ एक अहम तारीखी वाक़े तौर पर जानना चाहेगा, बल्कि वो उस वाक़े के माशी, माशरती और सियासी मुहर्रकात का भी जायजा लेना चाहेगा, कि उसके जो माशी, माशरती या सियासी मुहर्रकात हैं। अब देखें कि हम लोगों का देखें, पाकिस्तान और इंडिया का, पाकिस्तान, पाकिस्तानी स्टेट और इंडियन स्टेट, इन दोनों की कशीदगी चल रही है, और काफी वजूहत हैं। एक वजूह नहीं है, काफी वजूहत हैं। सबसे पहले तो देखने लैंड का इशू है, कश्मीर का एक इशू हो गया। फिर उसके बाद दूसरा इशू जो है वाटर का है, पानी का है, कि पानी जो है सिंध तास माहदे में जितना तय पाया था कि पाकिस्तान को मिलेगा या इंडिया को, जो था पाकिस्तान के हिस्से में जो पानी आ रहा था वो नहीं दे रहे। वो अगर देती है, अब वो तरीकाकार क्या करते हैं कि जब वहां पर पानी वाफर होता है वो यकदम से छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ अभी डैम नहीं बने हुए इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, तो वो क्या आता है कि सैलाब आ जाता है। आप सुनते होंगे तमाम तालब इलम के जी, फलां इलाके में सैलाब आ गया, बारिशें हो नहीं रही हैं इतनी, लेकिन सैलाब आ गया। वो होता क्या है, वो यकदम से पानी छोड़ती हैं, वो पूरा इलाका जो कह लें कि जो सिंपल लैंड है, उसको भी वाटर जो है अपनी लपेट में ले लेता है। तो ये इस तरह हमें उसके डिफरेंट एस्पेक्ट को देखना पड़ेगा, डिफरेंट डायरेक्शन में जी। जब हम ज़बान व अदब का मुतालिया करेंगे तो हम ज़बान व अदब के सियासी, माशरती और तारीखी मुहर्रकात का जायजा लेंगे जी। इसकी वजह से देखें कि इंडिया में एक तहरीक चली थी पाकिस्तान बनने से पहले ही, ये आपने मैट्रिक में भी ये इशू पढ़ा था कि खासकर ये देख लें कि हमारी सबसे कौमी हीरो जो हमारे बानी पाकिस्तान है, वो पहले कह लें कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से पहले नेशनल कांग्रेस में थे। और जब उन्होंने इनके अंदरूनी हालात देखे, जिसमें से सबसे एक पॉइंट अहम जो है आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, कि जब कायदे आज़म को पता लगा कि वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए, तो वहां पर मेन क्या चीज थी कि उन्होंने ये इशू हाईलाइट किया था कि जी ये उर्दू जुबान कौमी जो सरकारी जुबान नहीं रहेगी, बल्कि हिंदी को किया जाए। तो एक तरफ वो कह रहे थे कि मुसलमान और हिंदू आपस में इकट्ठे ही रहेंगे और इकट्ठे ही तहरीक चलाई हिंदू अंग्रेजों से आज़ादी ने, और दूसरी तरफ इस तरह के काम शुरू कर दिए। जब इस तरह की चीजें उन्होंने करनी शुरू की, तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को इल्म में आया कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने खुद गर्ज हैं और अपने काम से काम रख रहे हैं, हमें सिर्फ साथ इस्तेमाल करनी है। इसलिए उन्होंने वो ऑल इंडिया कांग्रेस छोड़ दी। तो उसमें से एक चीज जुबान भी थी। अब जुबान का मुतालिया भी जरूरी है। तो ज़ुबान व अदब के सियासी, माशरती और तारीखी महरक़ात का जायजा लेंगे। जब हम किसी अदबी फन पारे का मुतालिया करें तो हम इसकी फनी तफसीलात पर बहस करने के अलावा इस शाय पारे की मदद से एक मखसूस दौर के समाजी हालात का मुशाहिदा भी करेंगे। मखसूस दौर के माशी हालात, देखिए आप पाकिस्तान के बारे में ही आपको मुताले पाकिस्तान में सवाल आ जाए, ये अभी अभी मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ अगर पेपर में आए तो आपके पास काफ़ी मटीरियल होगा कि पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ उस वक्त के हालात क्या थे। देखिए उस वक्त जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, सबसे पहले तो हमारी स्टेट के पास अदारे नहीं मौजूद थे, नफरी मौजूद नहीं थी। देखिए अब तो एक प्रॉपर सिस्टम आपको नजर आ रहा है, कुछ बेहतरी है, बहुत ज्यादा बेहतरी है माशाल्लाह। उस वक्त ना तो पुलिस फोर्स थी जो लोगों को कंट्रोल कर सके, जो लॉ एंड ऑर्डर को कंप्लीट से सही से चला सके। ना ही हमारे पास सरकारी इमारतें थी बच्चों के लिए स्कूल बनाने के लिए जो इस तरह के, और फिर ना ही हमारे पास सरकारी मुलाजिम मौजूद थे। ऐसे ही है ना।
तो उस वक्त के खास, अब अगर इस वक्त का और उस वक्त का कंपैरिजन करें, इन सारे अब टीचर मौजूद है, स्कूल मौजूद है, इमारतें मौजूद हैं, बच्चों को ठीक ठाक सहूलियात दी जाती हैं। अभी आप किसी पुराने टीचर के पास बैठ जाएं, उससे पूछें, तो वो आपको बताएंगे क्या हालात थे, कि जी वो चटाइयाँ वगैरह जब बच्चे जमीन पर ही बैठते थे। अब तो माशाल्लाह टेबल वगैरह चेयर वगैरह गवर्नमेंट स्कूलों में भी प्रोवाइड हैं, पानी की सहूलतें हैं, वॉशरूम वगैरह हर चीज मैसर है। लेकिन उस वक्त तो चार दीवारी नहीं थी, बच्चे नीचे टाटों पर या दरख्तों के नीचे बैठते थे, चाहे ख्वाह गर्मी थी सर्दी थी, बिजली नहीं थी। उस दौर को देख ले, तो हर मखसूस जो दौर होगा उसकी अलग अलग कंडीशन होंगी, ये सारी आपको पढ़नी पड़ेगी। और कुछ चीजें इस तरह ही पढ़नी क्या है कि अभी आपको हर दौर का थोड़ा कंसेप्ट समझ आता जा रहा है, तो उस जिस दौर के बारे में पूछेंगे आपके जेहन में वो चीजें होंगी, उनको आपने कोरिलेट करवा देना है। जी। अब वो कहता जी समाजी यहाँ से देख लेते हैं कहाँ का, तो हम उसकी फनी तफसीलात पर बहस करने के अलावा इस शय पारे की मदद से एक मखसूस दौर के समाजी हालात का मुशाहदा भी करेंगे। जिस दौर में वो फन पारा तख्लीक हुआ उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फन पारा देखें ना, कोई भी आर्ट है, कोई भी चीज है, अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री को देखें इस्लामिक को, तो आपने 10th क्लास में इस्लामियत में पढ़ा था कि आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में क्या था, किस तरह लिखा जाता था, ऊंट की शाना की हड्डी पर, खजूर के पत्तों पर, पत्थरों के सिलों पर। अब आप कागजों पर लिख रहे हैं। तो ये चीज कब आजाद हुई, किस तरह ये आई। अब पहले भी काफी किताबें वगैरह नायाब थी, लेकिन अब तकरीबन हर एक शख्स जो लैपटॉप रखता है उसने प्रिंटर रखा हुआ है, वो प्रिंट कर लेते हैं नेट से डाउनलोड करके। नेट कब आजाद हुआ, ये फन पारे हैं। इसी तरह आप देखें कि पहले लोग जो थे हेल्दी थे, चीजें खुद उठा लेते थे वजनी, फिर रेडी की इजाद हुई, टायर इजाद होने के बाद, फिर आहिस्ता आहिस्ता कार, फिर ये मोटरसाइकिलें, या इस तरह की चीजें आती गई। तो ये कब वो चीज आजाद हुई है, फिर आगे उससे मतलब कि क्या क्या चीजें मजीद बेहतरी की तरफ आई हैं, इंसानी जिंदगी में क्या बेहतरी आई है। अब देखना, फन पारा या कोई फनी तखलीक सिर्फ अदबी और फनी शाहकार नहीं होता। यानी कि हम कहें फन पारा में जी ये को अच्छा अल्फाज अच्छे लिख दिए, नहीं, कोई तखलीक भी आ सकती, और भी चीजें हैं, जैसे मैंने आपको गधा गाड़ी का बता दिया, और इसके अलावा गाड़ी मोटरसाइकिल वगैरह का, कापी का या किताबों का, इसकी एग्जाम्पल दे दी है। अच्छा जी, होता बल्कि वो अपने ओहद के माशी माशरती और सियासी हालात का आयनादार भी होता है। आप फन पारा कुछ लोग एक्स्ट्रा इंटेलेक्चुअल होते हैं, यानी कि फतीन होते हैं, जहीन नहीं बल्कि फतीन होते हैं। वो ऐसे ऐसे काम करते, अब कायदे आजम को देख लें, इंसान ही थे ना, ठीक है ना। क्या उन्होंने तलवार से जंग की? नहीं ना, उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, उन्होंने क्या कह लें कि कलम का इस्तेमाल किया, एक मुल्क बनाकर देगी, एक इंसान, लोगों को अपने अपने इरादों की तरफ कायल किया, लोगों को कायल किया, बल्कि कि आज़ादी और सबसे मुश्किल काम जो होता है, ये एक हिस्ट्री में मैं पढ़ रहा था कि वो किसी ने पूछा कि वो एक ना लोगों को कैद किया हुआ था, तो उनका कहना था कि सबसे मुश्किल काम किसी इंसान को जो गुलाम है उसको, सबसे मुश्किल काम इंसान के लिए है उस गुलाम को ये समझाना कि वो फितरती तौर पर आजाद पैदा हुआ है। और इस वक्त अगर देखा जाए तो हमारे मुल्क में भी यही हालात हुए पड़े हैं। हम लोगों को समझा ही नहीं पा रहे कि हम फितरती तौर पर आजाद पैदा हुए हैं, और हम अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई जो आवाज बुलंद करता है अगले दिन उसको जेल में डाल देते हैं। ये हालात नजर आ रहे हैं इस वक्त सियासी कशीदगी, चाहे वो पार्टी होती, चाहे वो पार्टी होती है, बर्दाश्त की हम लोगों में वो अंसर ही नहीं है बर्दाश्त करने का। जो जिसकी गवर्नमेंट होती है वो दूसरी के साथ इसी तरह के मतलब के अच्छे हटकंडे इस्तेमाल करते हैं। कहा कोई भी हो, हमारा वो एजेंडा नहीं है, लेकिन ये बात की जा रही है कि यहाँ बात हो रही थी फतीन होने की, कि वो एक इंसान
कितने वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए, अपनी इंटेलेक्चुअल का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे लोगों को अपने नजरिए पर कायल कर लेते हैं, जो कि कायदे आजम ने काम किया। जी ये अब कुछ नाम है, ये साथ साथ लिखते जाएं, और कुछ इनके बारे में जो मैं बातें बता रहा हूँ वो भी साथ लिखते जाएं। जी सबसे पहले है जी मिर्जा अब्दुल्ला खान गालिब, दिल्ली के जवाल पजीरी के चश्मदीद गवाह थे। दिल्ली की जवाल पजीरी यानी कि दिल्ली में जो क्राइसिस आए हैं, दिल्ली शहर है ना जो, उसमें क्राइसिस आए हैं। देखिए एक शहर है, या ये कह लें कि इस वक्त हम किस चीज के चश्मदीद गवाह हैं, जो अब सैलाब आए हैं, इस साल जो सैलाब आया है, या उसके अलावा ये एक दो कंट्रीज में जल्जले आए हैं, वो चीजें हमने टीवी के थ्रू ही देख ली हैं, तो हम उसके गवाह हैं। और इस तरह ये जो हमारे यहाँ सैलाब आए हैं, इनके हम चश्मदीद गवाह हैं। तो उन इलाकों में क्या हालात है, घर नहीं है लोगों के पास, पहनने को कपड़े नहीं है, ठीक है ना, जानवर जो है वो पानी के साथ, तालाब के साथ बैठ गए, बह गए। तो ये हालात हम अपनी आंखों से देख रहे हैं इस वक्त। इसी तरह वो कह रहे हैं मिर्जा असदुल्ला खान दिल्ली के जवाल पजीरी के चशमदीद गवाह थे, मिर्जा असदुल्ला खान लिख लें। अच्छा, इस हवाले से जब हम गालिब का मुतालिया करेंगे तो हम गालिब की तख्लीकात के तवस्सुत से मुस्लिम दिल्ली की जवाल पजीरी के तारीखी और सियासी असबाब जानना चाहेंगे। जी अब ये देखें, ये उर्दू का टॉपिक भी अब देखें कि कैसे उन्होंने कोरिलेट करवा दिया है। अब मिर्जा अब्दुल्ला खान साहब ने जो राइटिंग की है, जो 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 कुछ लिखा है, उनकी जो राइटिंग है उन्होंने उस माशरे के हिसाब से लिखी है कि उस वक्त जो हालात थे। जैसे ये देखें, अल्लामा इकबाल का है एक शेर, इससे मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ इस चीज को, कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई। अल्लामा इकबाल का क्या शेर है जी, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दुआ करे कोई। अब इब्ने मरियम से किसका लिया जा रहा है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को। अब वो उनके पास कह लें कि भी मौजा था, वो मिला हुआ था ऐसा, वो जो बीमार था, कोई भी इशू होता था उसको वो करते थे, जैसे ही वो हंसते के साथ वो बिल्कुल ठीक हो जाते थे, ठीक है ना। तो अब कैसे उन्होंने उन हालात को, पूरी स्टोरी को एक एक लाइन में मर्ज कर दिया। अब इसी तरह मिर्जा साहब ने उस दौर के हालात को, तारीखी और सियासी जो भी असबाब जो भी उधर था, जो उस वक्त हुआ, तो अगर हम उसको अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं तो हमें मिर्जा असदुल्ला खान साहब को पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल इस तरह जब हम बहादुर शाह जफर की शायरी का मुतालिया करेंगे, तो अब बहादुर शाह जफर की नज़म जो है आप मैट्रिक क्लास में पढ़ा है, या फर्स्ट ईयर का ये ओपन यूनिवर्सिटी का ये सिलेबस आप पढ़ रहे हैं, तो बहादुर शाह जफर का आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसमें उनका वो एक मिसरा मुझे याद आ रहा है, दो गज जमीन ना मिली कूहे यार में। यानी कि एक मुल्क का बादशाह है और उसको अपनी ये हालात आ गए कि अपने उधर उसको दो गज जमीन, मतलब कि अपने दफन होने के लिए उसको नहीं नजर आ रहा था कि वहां पर जमीन मिल जाए दिल्ली में, ठीक है ना। तो हम मुगल सल्तनत के आखिरी फरमानरवा की जबानी हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत के जवाल की कहानी सुनना चाहेंगे। इनके बहादुर शाह जफर आखिरी बादशाह थे मुगलिया सल्तनत के। तो उनके अपनी, वो खुद राइटर थे, वो खुद शायर थे, तो उन्होंने वो नज़में लिखी। उसी का एक नज़म जो है, एक हिस्सा है आपकी, वो उर्दू की जो है 10th क्लास की बुक है, उसका हिस्सा है। और जब हम शाह अब्दुल लतीफ बथाई, बुल्ले शाह, बाबा फरीद, खुशहाल खां खटक और मीर तवक्कली जैसे शोरा का मुतालिया करते हैं, तो हमारा बुनियादी मकसद उन शोरा की तख्लीकात के जरिए उनके अदवार के सियासी, समाजी और मजहबी हालात का मुतालिया करना होता है। अब देखें ये मजहबी हालात का, अब ये लास्ट टाइम जो है ना सीएसएस में 2000 ये 23 है, 2022 का जो एनुअल सीएसएस का एग्जामिनेशन हुआ है, उसमें सवाल आया हुआ था कि बुल्ले शाह और बाबा फरीद के की शायरी का माशरे पर सियासी असर क्या हुआ, सियासी असर पूछा गया। अब मजहबी असर भी देख लें तो, अगर देखा जाए तो सबसे पहले सबसे अहम पर्सनैलिटी जो इनमें है सबसे पहली, वो बाबा फरीद है, बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह।
अब बाबा फरीद साहब जो है रहमतुल्लाह अलैह, ये वो पहले राइटर हैं जिन्होंने पंजाबी जुबान को रिटन फॉर्म में लिखा। रिटन फॉर्म, बोली पहले भी जाती थी, लेकिन लिखारी जो है, शायरी लिखने वाले हैं, ये हैं बाबा फरीद। और इन्होंने लिखा क्या, इन्होंने सियासी समाजी हालात लिखे, और प्लस जो अहम चीज, जो सबसे अहम चीज है, वो ये है कि देखें जी, कुरान पाक आज भी हम ये जो अजमी लोग हैं, कुरान पाक आज भी अरबी में पढ़े तो हमें समझ नहीं आएगी कि क्या लिखा हुआ है, अल्लाह ताला का क्या हुक्म है, हमें उर्दू में समझना पड़ेगा। तो उन्होंने पंजाबी में कुरान पाक को समझाया लोगों को। बुल्ले शाह के बारे में देखें, उन्होंने एक बकायदा उनका शेर अब मेरे दिल में आ रहा है, बुल्ले शाह का, इंसानियत के ऊपर लिखा है, जो समाजी हालात है कि इंसान ने आखिर एक दिन मर जाना है। तो उन्होंने किस तरीके से लिखा है, बाउंड्री लाइन से क्रॉस होते हुए लिखा है। ये बहुत ही कह लें कि जो बुल्ले शाह साहब हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही बाउंड्री लाइन क्रॉस करके बोलते थे। तो इनका ये शेर से ही अंदाजा किया जा सकता है कि किस किस्म के शायर थे ये। इनका शेर है कि जी, कित्थे ए सुल्तान सिकंदर, सुल्तान बादशाह को कहा जाता है, कित्थे ए सुल्तान सिकंदर। फिर अगले मिसरे में कहता है जी, मौत ना छड़े पीर पैगंबर, कि मौत ने तो पैगंबरों को भी अपनी लपेट में ले लिया। यानी कि जिंदगी की बेसबाती के बारे में समझाया है, और लोगों को सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश की है इन्होंने अपनी शायरी से। और शायरी में समझाया क्या, कुरान पाक के अहकाम को आसान अल्फाज में। अब आप देखें कि हम मैं अभी इस वक्त अरबी में बोलना शुरू कर दूं तो आपको समझ नहीं आएगी क्या बोल रहे हैं, बेशक जैसी चीजें समझा रहा हूँ यही बोलूं, नहीं समझ आएंगी आप तालिब इल्मों को। तो इसी तरह जो बिल्कुल ही पढ़े लिखे लोग नहीं थे, हमारे जो आबाओ अजदाद बरसगीर में बैठे हुए, वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो कुरान पाक कैसे समझते। तो ये जो हमारे शाह अब्दुल लतीफ भटाई, बुल्ले शाह, जो हमारे जो बुजुर्ग गुजरे हैं, इनका बहुत ही अहम किरदार है इस्लाम फैलाने में। इनकी शायरी को जब आप पढ़ते हैं तो आपको कुरान पाक की समझ ही तब आती है। जी, बरसगीर में उर्दू जुबान के इर्तिका का मुतालिया करते हैं। जी, उर्दू जुबान का भी पंजाबी का इर्तिका तो मैंने बता दिया है ना, कि रिटन फॉर्म में सबसे पहले लिखारी कौन है, राइटर कौन है, बाबा फरीद, पंजाबी को। इसी तरह उर्दू के बारे में करेंगे तो उर्दू की सारे इर्तिका का मतलब होता है शुरुआत, आगाज। हर चीज का आगाज है। अगर इंसानियत का आगाज देखें तो बाकियों के कंसेप्ट अलग हैं, आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे डिफरेंट जो है ना इर्तिका पढ़े जाते हैं, डिफरेंट कंसेप्ट हैं, उनकी डिफरेंट थ्योरीज हैं। कुछ साइंसदानों का ख्याल है जी, पहले जो थे पानी में रहते थे जानवर, जानवरों से फिर आस्ता आस्ता पेंगुइन्स का कोरिलेट करते हुए। कुछ साइंसदानों का था कि जी बेजान चीजों में अचानक से जान पड़ जाती थी। लेकिन एज ए मुस्लिम हमारा क्या है, बिलीफ है, अकीदा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हम सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। अल्लाह ताला ने उनको ये जो पहाड़ी है, एडम पीक के नाम से है, ये कंट्री का नेम मेरे जहन में नहीं आ रहा, चलिए वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बता दूंगा। तो एडम पीक है वहां पर, मतलब कि उतारा, जब जन्नत से निकाला गया था। तो ये चीज़ें मुताला करते वक्त हम माशरती उलूम के तालब इलम की तरह इन सियासी, समाजी और सियासी महरक़ात का बतौर जायजा लेते हैं, जो उर्दू जुबान की तश्कील व तरवीज का सबब बने। अब उर्दू का मतलब क्या है, इतना थोड़ा समझा दूंगा। उर्दू का मतलब है कि लश्करी जुबान। उर्दू में आप देखें, आप कौमी तराना देख लें हमारा, सिर्फ एक लफ्ज उर्दू का अपना है। उर्दू एक समुंदर है, उर्दू सब्जेक्ट जो है। उर्दू का कौमी तराना जो तालब इल्म हम रोज पढ़ते हैं, सिर्फ एक लफ्ज का उर्दू का खुद का है, जाती। बाकी जितने भी लफ्ज हैं फारसी के हैं। तो इसमें तरवीज, तश्कीलो तरवीज के कैसे कैसे उर्दू। अब एक और लफ्ज आपके सामने, उर्दू का लफ्ज है जी मदरसा। हम कभी मदरसा का ही नहीं, हम कह रहे स्कूल जा रहे हैं जी। स्कूल तो इंग्लिश का लफ्ज है। तो देखिए कैसे उर्दू ने उसको अपने अंदर समो लिया है।
तो इस तरह इर्तिका और उसकी तश्कील व तरवीज किस तरह से चेंज होती जा रही है, कब कब कौन कौन से अल्फाज ऐड हुए हैं, इस चीज के बारे में पढ़ते हैं हर चीज। इवन के तरवीज में ये एक स्टूडेंट सीएसएस का बैठा हुआ है जी, क्यों जी ऐसे ही है। जब आपको पंजाबी का पढ़ाया तो उसमें बकायदा हिज्जे पढ़े हैं कि कौन से कब आए हैं, कौन से कब आए हैं, अली बेग हे आंखों वाली कब आई है, ये बकायदा मतलब क्या है सारी चीजें। ठीक है ना। फिर अगर हम सुल्तान बाहू का देखें तो उन्होंने 3 जबानों में पंजाबी को समोया है। अरबी के लफ्ज भी लेके पंजाबी में रखे हैं और फारसी के भी पंजाबी में रख दिए। तो कैसे कैसे इन जबानों में मजीद चीजें ऐड होती गई। जी उसके अलावा जब हम तहरीक पाकिस्तान में उर्दू हिंदी तनाज़े का, ये अभी पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह की एग्जाम्पल भी दी है कि उर्दू हिंदी का तनाज़ा चला कि हिंदुओं ने कहा जी नहीं जी, सरकारी जुबान जो है वो उर्दू होनी चाहिए, हिंदी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट थोड़ा सा चलते हैं। जब हम तरीके पाकिस्तान में, अच्छा ये हो गया जी, तो हमारा बुनियादी मकसद जुबान के सियासी किरदार का तनकीदी जायजा लेना होता है। तो ये देखें ना जी, तनकीद ही कर रहे हैं ना हम इस चीज पर, ये तनकीदी जायजा ले रहे हैं कि कैसे हिंदुओं की और मुसलमानों की उस वक्त लड़ाई हुई है। ये सियासी इशू था एक। वो चाह रहे थे जी कि नहीं जी हिंदी जुबान सरकारी तौर पर राइज हो, पहले उर्दू थी। इस तरह जब हम किसी मुसव्वर की तस्वीर का मुशाहदा करते हैं तो हम उस मुसव्वराना कावश की रोशनी में एक ओहद के समाजी हालात का अक्स देख रहे होते हैं, उस दौर का। इसमें सबसे ज्यादा मुसव्वरी में सबसे जो मशहूर जो देख रहे हैं मुसव्वराती, तो क्वीन एलिजाबेथ की तस्वीर है। और वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है कि किस तरीके से बनाई गई है। वो एक इंसान का वो बकायदा उन्होंने वो कह लें कि उसको मुसव्वराती की गई है उसमें। फिर बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट कह लें कि जो एलिमेंट इस्तेमाल किए हैं महंगे महंगे, उन सारी चीज़ों को हम उनकी काविशों को देखते हैं। अभी लास्ट में आया है कि वो एक फीमेल ने जो है वो कुरान पाक को वो सोने के और उसके धागे से लिखा है सारे को। ये मुसव्वराती है पूरे कुरान पाक को। और इसी तरह और भी इस तरह के मुसव्वराती काम हो रहे हैं इस वक्त। जी मुतालिया पाकिस्तान का तालब इलम मशरती उलूम के तालब इलम की हैसियत से जब पाकिस्तान के सियासी हालात का मुतालिया करता है तो वो सियासी मंजरनामे को माशरती और माशी हकायक के पस मंजर में देखता है। जी अब पाकिस्तान के जब आपने सियासी हालात को देखना है तो फिर आपने सिर्फ सियासी हालात को नहीं देखना, उसके माशरती और माशी हालात को भी देखना है। माशरती और माशी हालात को देखें तो आप सिंपल सा है कि माशरती हमारा इस वक्त बहसीत कौम हम बहुत ज्यादा गिर चुके हैं। हमने सियासत में एक हमारा जो माशरा है, जो इस्लामी माशरा है, वो नजर नहीं आता सियासत में। आप देख लें होता क्या है जी, तनकीद की जाती है, करैक्टर पर तनकीद की जाती है जी। जी फलां वो इस तरह है, फलां इस तरह है, वो डिफरेंट मेजोरिटी में हमारा दीन जो है ये कहता है कि जी माँ के कदमों तले जन्नत है। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा हज्जतुल विदा में सबसे ज्यादा जो जोर दिया गया है औरतों के हकूक पर दिया गया है। ठीक है ना। उसके बाद भी अदालत के दिनों में जब बीबी अम्मा आयशा के उजरे में क्याम किया खुतबा हज्जतुल वदा के बाद भी, तो तब भी उनके आखिरी अल्फाजात में से ये अल्फाज था कि औरतों के हकूक में कोई कोताही ना हो। तो हमारा इस्लामी माशरा है, लेकिन ये हमारे पार्लियामेंट में फीमेल के उल्टे उल्टे नाम लिखे जाते हैं, अजीबो गरीब के से अलकबात से पुकारा जाता है। और इसी तरह सियासत में हो रहा है। तो हम इस्लामी माशरे को कहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया देख रही है इस वक्त। एक सियासी पार्टी दूसरे पर उंगली उठाती है, वो तनकीद करे माशी लिहाज के भी इन्होंने मीशत में ये खामियां की हैं, ये प्रॉब्लम किया है, ये कर्जा है। लेकिन वो तनकीद क्या कर रहे हैं जी, वो जी वो किसी ने पीले कपड़े पहने हैं तो वो हो गया, किसी ने ग्रीन पहननी है तो हो गया, किसी ने रोड में अगर शादी कर ली है तो उससे मसला हो गया, कि किसी ने कोई दूसरी शादी कर ली उससे मतलब कि उन चीजों को हाईलाइट करते हैं। एज ए मुस्लिम 4 शादियों की इजाजत है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन तनकीद कर रहे हैं हम किसी भी पर्सनैलिटी पर, फिर वो वही सियासी पार्टी दूसरी पर कर रही है जी ऐसे कपड़े पहने हैं, ऐसे पहने हैं। तो ये इस्लामी माशरा तो नहीं रिप्रेजेंट हो रहा। तो इसी तरह आप एक मुतालिया पाकिस्तान के स्टूडेंट होते हुए
तो आपने माशरती हालात को भी देख रहे हैं कि इस वक्त हमारा माशरा जा किस तरफ रहा है। तो ये इस्लामी माशरे में तो ये चीजें नहीं है। जी, दूसरा है माशी हकायक। मईशत किस जगह पर, किस दोराहे पर खड़ी है। इकोनॉमिकली पैसा, मईशत पैसे को कहा जाता है ना, पैसे की बात कर लेना कि हमारी मईशत की इस वक्त हमारा रुपया कहाँ पर पहुंच गया, डॉलर कहाँ पर पहुंच गया, कितना गिर चुका है हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले में। तो वो ये सारी चीजें हमने पढ़नी है। इस वक्त आई थिंक 200 से अबव में डॉलर है जी, ऐसे ही है। 200 से अबव में चला गया डॉलर। तो ये मतलब के हालात है इस वक्त। ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी मुतालिया पाकिस्तान के स्टूडेंट को। जी, क्योंकि किसी भी इलाके के सियासी हालात का उस खित्ते की माशी और माशरती हालात से इंतहाई गहरा ताल्लुक होता है। इस ज़मन में ये कहना बजा होगा कि बिगड़े हुए सियासी हालात माशी और माशरती बिगाड़ का के अकास होते हैं। इस वक्त जो जो हमारे सियासी हालात हैं वो किस चीज की वजह से हुए हुए हैं, क्योंकि माशी बिगाड़ भी है और माशरती बिगाड़ भी है। ये दो चीजें मैं, माशरती को तो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया कि इस वक्त हालात क्या हुए पड़े हैं, कि हम कोई और माशरा ही दिखा रहे हैं। इस्लामी माशरा तो नहीं दुनिया के सामने जा रहा हमारा, जो हम जिस तरह की हम तनकीद कर रहे हैं। और माशी हालात भी सामने हमारे, और सियासी हालात उसी की अक्कासी कर रहे हैं। जी, ये अब खुद आजमाई है। क्या मुताले पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ तहरीक पाकिस्तान के मुताले को कहते हैं? अगर नहीं तो मुताले पाकिस्तान की तारीफ बयान करें। तो अब मुताले पाकिस्तान का ये काफ़ी मैंने समझा दिया। इसमें देखें कि मुताले पाकिस्तान में हमने सिर्फ और सिर्फ सिर्फ क़याम पाकिस्तान के बारे में नहीं पढ़ना, बल्कि इसमें हमने माशरती और माशी हालात को भी पढ़ना है। ठीक है ना। मुतालिया पाकिस्तान की तारीफ इस तरीके से आपने करनी है। ये काफ़ी चीज़ें डिस्कस हो गई हैं, आपने लेक्चर सुना होगा तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। फिर है जी, माशरती उलूम की तारीफ बयान करें। नीज़ मुतालिया पाकिस्तान और माशरती उलूम के बाहम ताल्लुक की अहमियत पर बहस करें। माशरती उलूम जो है वो कहते हैं उसकी तारीफ, और मुतालिया पाकिस्तान से उसका ताल्लुक। तो माशरती उलूम में हम देखें जी, साइंस को पढ़ते हैं, आर्ट्स को पढ़ते हैं, फन पारा को पढ़ते हैं, और जुबानों को पढ़ते हैं। ठीक है ना। इसमें मैंने काफ़ी एग्जाम्पलें आपको कोट कर दी हैं, उर्दू जुबान के बारे में कर दी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मुतालिया पाकिस्तान में या माशरती उलूम में आप पढ़ते हैं, ये एक दूसरे के कोरिलेट है। इकोनॉमिक्स को पढ़ती हैं मुतालिया पाकिस्तान में, ये अभी डॉलर की बात हुई है। फिर उसके बाद हम मुतालिया पाकिस्तान के तालिब इलम ज़बान व अदब का मुतालिया करते वक्त किन अवामल या महरक़ात को मद्देनजर रखता है, ये भी डिटेल से डिस्कस हो गया अभी पीछे। ये भी आप क्लियर बता सकते हैं ना, इसमें तो कोई इशू नहीं है कि इलम ज़बान व अदब का मुतालिया करते वक्त किन अवामल का देखना है। कि जो आपका राइटर है, आप 10th क्लास की उर्दू की किताब पढ़ते हैं ना, तो वो सबक से पहले उस राइटर के हालात के बारे में लाजमी लिखा होता है कि वो किस दौर में, जैसे मैंने बुल्ले शाह और बाबा फरीद और ये बहादुर शाह जफर अभी हमने जो पढ़ा है, तो उन उन दौर के हालात क्या थे। फिर उन्होंने शायरी किया कि उस वक्त के माशी हालात क्या थे, माशरती हालात क्या थे। ये सारी चीजें हमने पढ़नी है उसमें, जब हम जुबान को पढ़ रहे होंगे। और मेन सबसे चीज जो है, उस जुबान का इर्तिका पढ़ना है कि वो जुबान कहाँ से शुरू हुई, और फिर उसमें मजीद कौन कौन सी चीजें ऐड होती गई, जैसे मैंने स्कूल के बारे में एग्जांपल दिया आपको। फिर उसके बाद अगला सवाल है जी, मुतालिया पाकिस्तान का, अच्छा ये हो गया है। फिर कहता है जी, 10 जेल में से सही गलत का जवाब की निशानदेही करें। ये वाला देख लें, ये इसके आंसर अगर आप ये दिए होंगे एंड पर, वो मैं तब से करवा दूंगा। अब मुतालिया पाकिस्तान का देगर उलूम से ताल्लुक, ये भी तकरीबन काफी डिटेल से डिस्कस हो चुका है। दीगर उलूम से ताल्लुक, दीगर उलूम में कौन कौन सी है, ये अभी हम इसको देख लेते हैं। हेडिंग लिख लें ये, कि अगर ये वाला सवाल आया तो कौन कौन सी हेडिंग होगी। सबसे पहले तो मुतालिया पाकिस्तान में हम ये स्टार्ट आपने इधर से करना है कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मार्ज वजूद में आया। इससे कबल पाकिस्तान के मौजूदा इलाके मुतहदा हिंदुस्तान का हिस्सा थे, हिंदुस्तान का हिस्सा थे बरसगीर का। अब ये सवाल पैदा होता है कि वो कौन से अवामल थे जिनकी वजह से हिंदुस्तान को दो खुद मुख्तार रियासतों में तकसीम किया गया। कि पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग क्यों हुए, क्या हालात थे, ये सारी चीजें देखनी है। तो आपने अगर ज्यादा डिटेल में जाना है तो पहले जो मैंने बताया ना कि मोहम्मद बिन कासिम के दौर से। लेकिन अगर आप देखें, आप क़याम पाकिस्तान से पहले का बताना चाह रहे हैं, तो आप ये बताएं कि क़याम पाकिस्तान से पहले क्या अंग्रेजों की हुकूमत थी। कायद आजम का वाकया लिख दें कि वो ऑल इंडिया कांग्रेस में शामिल थे। लेकिन जब उन्होंने उनके इरादों को देखा कि ये मुसलमानों के खिलाफ हैं और सिर्फ सिर्फ खुदगर्जी कर रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। तो ये सारी चीजें आप लिख सकती हैं उस जगह पर। और उसके बाद फिर क्या हुआ
कि दोनों हिंदुस्तान वाले भी अंग्रेजों से राजी जाते थे, मुसलमान भी चाहते थे। लेकिन मुसलमान ये चाहते थे कि अंग्रेजों के बाद हमारे क्या होगा, कि जी अंग्रेजों से जान छुड़ा लेंगे तो हिंदू हम पर हुकूमत करेंगे। ऐसे ही है ना, यही हालात थे ना, यही नजर आ रहा था ना। तो इसलिए मुसलमानों ने अलग कौम का मुतालबा किया। और ये ख्वाब किसने दिखाया? अल्लामा इकबाल ने। अल्लामा इकबाल ने कहा था जिन इलाकों में हम कहते हैं ना कि कायदा अल्लामा इकबाल का ख्वाब था। तो क्या ख्वाब था? वो सोए हुए को ख्वाब नहीं देखा, बल्कि उनकी सोच थी, आइडियोलॉजी थी कि जिन इलाकों में मुसलमान ज्यादा तादाद में बैठे हैं वो इलाके मुसलमानों को दे दिए जाए। खैर उसमें भी वो काफी इशू आए कि कुछ इलाके जैसे कश्मीर का इशू है, फिर दक्कन सल्तनत है, इस तरह के थोड़े से हैं कि जो मुसलमानों के हिस्से में आ रहे थे लेकिन नहीं आ सके। तो ये इस तरह के हालात रहे हैं शुरू में। जी, मुताला पाकिस्तान और माशियात, ये इकनॉमिक्स के बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कस हो गया। कहता है जी, माहरीन माशियात की नज़र में माशियात एक ऐसा इल्म है जो ना सिर्फ दौलत की पैदावार और खर्च के करने के तरीकों को जेर बहस लाता है, बल्कि दौलत की तकसीम के तरीकों और माशी फलाह बहबूद की हिकमत अमलियों के मतलब भी आगाही फराहम करता है। क्या जी? माशी फलाह बहबूद की हिकमत अमलियों के मतलब भी माशियात आगाह करता है कि जो पैसा है वो लोगों की फलाह के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। ये चीज़ हम मुताले पाकिस्तान में पढ़ेंगे। और यही इन दोनों का तल्लक है। ये पहले इतनी बहस हो चुकी है, इसको डिटेल डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ये अब आप लिख सकती हैं मेरे ख्याल में। फिर मुताले पाकिस्तान और सियासियात का ताल्लुक, इसमें भी काफ़ी चीज़ें आ गई हैं कि सियासत में तनकीद होती है। तनकीद किस चीज़ पे होनी चाहिए ये भी मैंने बता दिया है। माशी लिहाज से होनी चाहिए, माशर्ती लिहाज से होनी चाहिए, लेकिन ऐसा माशरा ना शो किया जाए कि जिससे हमारे दीन की को नुकसान पहुंचे। देखिए जी, अगर हम दीन इस्लाम को फैलाना चाहते हैं तो जिस तरह हम एक दूसरे पर करैक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, तो अब्रोड के जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो क्या सोचेंगे कि ये मुसलमान हैं। हम आजकल मीडिया का दौर है, पूरी दुनिया में चीज देखी जा रही है। तो खुदारा हमें इन चीजों से, कुछ चीजों से इज्तनाब करना चाहिए। तो ये चीजें खैर डिस्कस हो चुकी हैं। फिर मतालिया पाकिस्तान और जोग्राफिया का, इसके बारे में मैंने काफी कि हर हर मुल्क का, हर स्टेट का एक मखसूस इलाका होता है। फिर उसके मुख्तलिफ खदो खाल होते हैं। खदो खाल देखें कुछ, अब हम इस इलाके में बैठे हुए हैं, ये सुबह पंजाब में तकरीबन जितना भी इलाका है मेजोरिटी में मैदानी इलाका है। लेकिन अगर हम जनूबी पंजाब की तरफ जाएं, रेतला इलाका है, ठीक है ना। अगर हम इस तरफ को जाएं, केपी की वाली साइड को जाएं, पंजाब के रावलपिंडी वाली साइड को, तो इस्लामाबाद की तरफ, तो ये क्या है? पहाड़ी इलाका है। तो जमीन की मुख्तलिफ स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर को खतो काल कहा जाता है, ठीक है ना, उर्दू में। तो इन चीजों का मुतालिया करना है। इसलिए इस चीज का गहरा ताल्लुक है। गहरा तल्लक कैसे है मुताले पाकिस्तान से? हमने माइशत को पढ़ना है, माशी हालात को भी पढ़ना है ना। तो अब देखिए कि पाकिस्तान में कितने वसाइल हैं, मादनी वसाइल कितने हैं। सोना कहाँ से निकल रहा है, कापर कहाँ से निकल रहा है, ये सारी चीजें कहाँ से निकल रही हैं? पहाड़ों से निकल रही है ना। तो वो फिर मुताले पाकिस्तान का हिस्सा हो गया। आपके इलम में होना चाहिए कि किस इलाके से। ये जो अब हम इधर मैदानी इलाकों में बैठे हैं, ये घरों को हम आराइश कर रहे हैं, घरों में ये पत्थर वगैरह लग रहे हैं, ये टाइल्स वगैरह लग रही है, कहाँ से आ रही है? पहाड़ी इलाकों से आ रही है ना। तो ये सारे आपस में कोरिलेट हैं। फिर ये मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ सकाफतें होती हैं, वो भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। पंजाब का कल्चर कुछ और है, बलोचियों का कल्चर कुछ और है, सिंधियों का कल्चर कुछ और है। ये जोग्राफिया कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा अब कि मुताले पाकिस्तान में जोग्राफिया का क्या तल्लक है और पढ़ना क्यों जरूरी है। जी, ये देखे ना कि भी वो फिर इधर आप ये भी देख लिख सकते हैं ना कि भी जो ठंडे इलाके हैं वहां पर आपने गर्म कपड़े पहनने हैं। वो फिर वो इलाके के हिसाब से रहन सहन होगा। आप देखिए ना कि जो जो हमारे मैदानी इलाके हैं, उकाड़ा मुल्तान इस तरफ, गर्मियों में हम जो कपड़े पहनते हैं, तो ये मरी वगैरह या इस तरह नारायण खदान जाके तो नहीं पहने जाएंगे, उधर तो ठंड ही होगी, बर्फ होती है। तो वहाँ ये वाले कपड़े नहीं पहने जाएंगे। तो इसलिए वो फिर उस हिसाब से ये सारी चीजें आपको डिस्कस करनी पड़ेंगी। जी, उसके बाद मुताला पाकिस्तान एक इलाकाई मुताले की हैसियत से, इलाकाई मुताले की हैसियत से
जिस इलाके में आप रह रही हैं उसका ही कह लें, किसी एक इलाके के, तो उसके हिसाब से मुतालिया पाकिस्तान की स्टडी क्या है। इसमें कहता है कि मुतालिया पाकिस्तान भी इलाकाई मुताले के जुमरे में आता है। इसलिए मुतालिया पाकिस्तान के तालिब इल्म के लिए ये लाजिम है कि वो ना सिर्फ पाकिस्तान का हमा जहती मुतालिया करे, बल्कि इस मुताले की रोशनी में पाकिस्तान को दरपेश माशी, मशरती और सियासी मसाइल के हल के लिए तजावीज़ भी मुरतब करे। जी, समझ आ गई अब आपको? इसमें थोड़ा सा मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखें कि आप कल को किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, किसी ऐसे इलाके में जाते हैं, वहां के हालात ही कुछ और होंगे। खासकर ये हमारे जो ब्यूरोक्रेट हैं, ये डॉक्टर कहलाएं, कि जो फेडरल पोस्ट है किसी भी किस्म की है, तो लाजमी तो नहीं है आपको वो आपके इलाके में पोस्टिंग करें, वो पाकिस्तान में किसी भी जगह पर भेज सकते हैं। तो हर इलाके के मसाइल डिफरेंट है। अब पहाड़ी इलाके में देखें, नहरें ही नहीं है। पहाड़ों में नहरें तो नहीं है, वो बारिशी पानी से आपाशी करते हैं, उससे फसलें जो भी हो जाए उनकी। तो वहां पर नहरी मिसाइल तो नहीं आएंगे, जमीनों के इस तरह के मिसाइल तो नहीं आएंगे पहाड़ी इलाकों में। या वो कह दे जी हमारा पानी चोरी हो रहा है, वो एम्प्लॉय को आके कहे, तो इस तरह के मिसाइल तो नहीं आएंगे। वहां पर डिफरेंट होंगे। लेकिन अगर हम मैदानी इलाकों में देखेंगे, क्लियर है इतना? जी, आप नेक्स्ट चलते हैं जी। जी, इसकी खुद आजमाई आप क्लियर होगी। मुतालिया पाकिस्तान के मकासद, इसके मकासद क्या है, तालब इल्मों को ये पढ़ाया जाता है, तो इनके मैं डायरेक्ट मकासद ही डिस्कस करूंगा, बाकी चीज़ें रहने देती हैं क्योंकि ये रिवीजन हो रही है, सुबह पेपर है, टाइम थोड़ा है। तो सबसे पहले मकसद क्या है मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाने का? कौमी शऊर उजागर करना है कि तालब इल्मों को देखें जी, हम इस वक्त पाकिस्तान में मुख्तलफ कबीलों के लोग हैं, मुख्तलफ जाति हैं, तो एक ही जगह रहती हैं। तो जब हमने एक दूसरे से साथ लेन देन करनी है, बोल चाल रखनी है, तो हमें एक दूसरे के प्रॉब्लम्स पता होने चाहिए। ठीक है ना? ताकि हम उस इंटेलेक्चुअल से एक दूसरे की हेल्प आउट कर सकें, किसी की दिल आजारी ना हो। कौमी शऊर उजागर करना एक तो तालिब पाकिस्तान का ये मकसद है। फिर वतन परस्ती के एहसास को पुख्ता करना। जब तालिब इल्म को पता ही नहीं होगा कि जी हमने ये मुल्क किस जद्दोजहद के साथ आजाद करवाया है। एक मिनट। जी, ये वतन परस्ती के एहसास को पुख्ता बनाना। जी, यहाँ पर ये बात हो रही थी कि जब हमारी आने वाली जनरेशन को पता ही नहीं होगा कि ये मुल्क किस तरीके से आजाद हुआ है, तो उनको जो मुल्क के साथ मोहब्बत का वो जज्बा उनका या वो एहसास नहीं होगा। जब उनको बताया जाएगा कि उनके आबाओ अजदाद ने, उनके बड़ों ने क्या क्या कुर्बानियां दी हैं, अपने घर बार छोड़ के आए वहां से, खासकर जो महाजर लोग हैं, उधर अपनी जमीनें, घर बार, हर चीज छोड़कर इधर आए मुल्क बनाने के लिए। फिर रास्ते में जो कत्ल गारत हुई और जो और मामला थे सारे, जो इस वक्त डिस्कस करना मैं जरूरी नहीं समझता, वो सारे हालात जब बताए जाएंगे, तो फिर क्या होगा उनमें? वतन के साथ मोहब्बत का जज्बा बेदार होगा। फिर ऐसे शहरी पैदा करना जो ना सिर्फ और सिर्फ सियासी और समाजी शऊर रखती हों, बल्कि वो हकीकी मायनों में पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले और उसकी तरक्की में अपना किरदार अदा करने वाले हैं। जी, इसमें तो सिंपल सा है कि अगर हम सियासी और समाजी शऊर रखने वाले पैदा करेंगे, तो वो फिर वो जो है ना, सियासी, माशी या मशरती शऊर रखने वाले, तो फिर वो माशी अपने लिए करेंगे, वो खुद गर्जी बनेंगे। जब हम उनको मुतालिया पाकिस्तान बनाएंगे, एहसास दिलाएंगे कि ये मुल्क किस लिए बनाया गया है, तो फिर वो मुल्क को कौम की खिदमत के लिए काम करेंगे। जी, उसके बाद है जी पाकिस्तान की तारीख, जुग्राफिये, सियासियात, माशियात, जबानो अदब और खारजा ताल्लुकात के मतलब मालूमात फराहम करना। खारजा ताल्लुकात, इसमें थोड़ी सी मैं एक्सप्लेनेशन करना चाहूंगा। खारजा ताल्लुकात जब भी हमारे बनती हैं, तो वो ट्रीटी के ऊपर बनती हैं। वो क्या है जी? ट्रीटी एक माहिदा होता है।
और अगर इसको हम इस्लामी लिहाज से देखें, तो एक दफा जब आपका एक माहिदा हो गया तो उसको तोड़ा नहीं जा सकता। इस्लामी लिहाज से देखेंगे तो पहली जंग जो जंग बदर थी उसमें भी एक ट्रीटी की खिलाफ वर्जी हुई थी, जिसकी वजह से पहली जंग हुई है जंग बदर। वो यहूदियों ने माहिदा तोड़ा, वो सारे मामला काफी लेंथी हैं, इसलिए इस नाम पर। अब हम लोगों को ये समझना चाहिए, हम ये कर सकते हैं कि उस माहिदे में को मॉडिफिकेशन कर लें, जो हमसे गलतियां कोताहियां हुई हैं। जब हम किसी मुल्क के साथ कोई ताल्लुकात बनाते हैं, उसके पहले माहदा होता है रिटर्न, तो उस माहदे में उनको बताया जाए, हम अपनी मजबूरियां बताएं। और हमारे जो वो नाअहली में ना चाहते हुए या जिस तरह भी है, उनको इल्म नहीं है, अकल नहीं है, ठीक है ना, तो उनको उनकी कंट्रीज को, उन स्टेट्स को बताया जाए कि ये चीजें अब हम इस माहदे में लाजमी रखेंगे, क्योंकि हमें इस तरफ से इनसिक्योरिटी है। जैसे आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की शान में जो गैर मुस्लिम गुस्ताखियां कर रहे हैं, तो उन कंट्रीज को दोबारा से कहा जाए, उनके साथ ट्रीटी की जाए कि अगर ऐसा होगा तो हमारे ताल्लुकात आपसे खत्म है। बकायदा उनको तहरीर जो पहले माहदे हो चुके हैं उनमें अगर नहीं लिखा हुआ तो उसको लिखवाना जरूरी है अब, क्योंकि मसाइल अब सामने आए ना। अब अगर मसाइल सामने आ चुके हैं तो उनका बेहतर हाल यही बनता है, बजाय कि हम अपनी स्टेट को नुकसान पहुंचाना चाहें, शुरू कर दें या अपने लोगों के साथ इस तरह करें। उसकी बजाय हम पहले तो ये है कि रिटर्न फॉर्म में करें, और फिर ये है कि यूएनओ में इस चीज को डिस्कस किया जाए। जैसे कि एक्स प्राइम मिनिस्टर ये चीज डिस्कस कर रहे हैं, बल्कि इस चीज को वहां से मंजूर करवाना चाहिए कि हाँ जी, चाहे खा वो कोई भी फिरका है, ये इस्लाम में भी ममनू है कि दूसरे फिरकों पर नुक्ताचीनी ना की जाए। हम मुसलमानों पर भी पाबंदी इस्लाम लगाता है कि आप किसी दूसरे मजहब के किसी भी उनकी इबादत या किसी भी मामले में तनकीद नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये वहां से मंजूर करवाया जाए ताकि ये मामला खत्म हो, इससे मुल्कों के हालात मजीद बिगड़े ना, ठीक है ना। और ये कुछ कह लें कि शरपसंद लोग इस तरह की बेहूदगियां करके मुसलमानों की दीदादारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम मुसलमान ही आपस में लड़ना झगड़ना शुरू हो गए हैं। तो इसको ऐसा तरीके से टेबल टॉक के जरिए या ट्रीटी के जरिए क्लियर करना चाहिए। खारजा ताल्लुकात जो हमारे दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात हैं, ये उसी के बारे में था, इसलिए ये थोड़ा सा एक कह लें कि आइडियालॉजी छोटी छोटी सी डिस्कस की है कि इन मामलात को अब सुलझा देना चाहिए, इससे पहले कि मजीद हालात खराब हैं। जी। फिर कहता है जी, मुतालिया पाकिस्तान की वसअत और अहमियत। वसअत और अहमियत काफी डिटेल से पहले डिस्कस हो चुकी है। वसअत और अहमियत, वसअत क्या है जी, कि ये किस किस सब्जेक्ट को डील करती है। हम मुतालिया पाकिस्तान की वसअत को देखें कि कितनी वसी है। इसमें हम सियासत को देखते हैं, समाज को देखते हैं, तारीख को देखते हैं, फनून को देखते हैं, फन पारा को देखते हैं, माजी को देखते हैं, और हाल को देखते हैं। फिर इन दोनों को देखते हुए हम फ्यूचर का डिसाइड करते हैं, तो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं कि किस तरह का होगा। ये मजीद डिस्कस करें। फिर इसकी अहमियत में आप जो है ना, इसके जो पॉइंट हैं ऊपर, जो मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाने का मकसद, उन्हीं को लिख सकते हैं कि इसकी अहमियत में ये चीजें हैं। यही अहमियत है ना। अगर हम बच्चों को नहीं बताएंगे तो ये पढ़ाने का मकसद ही ये है कि तालिब इल्मों को या नई जो जनरेशन है उनको पता चले। तो यही इसकी अहमियत है। अगर नहीं बताएंगे तो वो मुल्कों कौम के साथ मोहब्बत नहीं करेंगे, खुद गर्ज हो जाएंगे। जी। ये अब आ गया ये जो है, ये मैं थोड़ी देर स्क्रीन पर रखता हूँ कि तालब इल्म इस चीज़ को देख लें, जो खुद आजमाइया बुक पर है वो सोल्व कर लें।
जी नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो पाकिस्तान का महल वकूअ है। महल वकूअ और उसकी अहमियत। जमीन पर किसी जगह का तयन करने के लिए माहिरीन जुग्राफियाई ने ऐसे खतूत वज़ा किए हैं जिन्हें अर्ज बल्द यानी कि लैटीट्यूड के और खतूत अर्ज बल्द के खतूत और तूल बल्द यानी लॉन्गिट्यूड के खतूत कहते हैं। खतूत अर्ज बल्द खते इस्तवा के मतवाजी शर्कन गर्बन कुतुबैन की जानिब बढ़ते हैं। शर्कन गर्बन मशरिक और मगरब की तरफ। खतूत अर्ज बल्द जो हैं वो खते इस्तवा के मतवाजी शर्कन गर्बन कुतुबैन की जानब बढ़ते हैं। ये देखें, ये डायग्राम से आप इस चीज को देखें थोड़ा सा, कि ये जो ब्लू वाले हैं, ये जो ब्लू वाले हैं, ब्लू कलर के नजर आ रही हैं लाइनें, ये आपकी खतूते अर्ज बल्द है। ऐसे ही है। और खतूते तूल बल्द जो आपकी ये स्लीपिंग लाइन में है, जो इस तरफ को लाइनें लगी हुई हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये दो लाइनें लगाने का मकसद क्या है? ये ग्राफ जब आप पढ़ती हैं तो ये दो लाइनें जब आप लगाते हैं तो किसी जगह पर ये मर्ज कर रही होती हैं, तो उस जगह से हमें पता लग जाता है कि इसकी लोकेशन क्या है। अब ये एक ग्लोब बना हुआ है। अब देखेंगे, अगर हम पाकिस्तान का मैप ही देखें तो वो कुछ इस तरह करके इस तरह छोटा सा बनेगा इस जगह पर। तो हमें उससे क्या पता लग जाएगा ये इस ग्लोब पर, इस दुनिया में किस डिग्री पर मौजूद है। और अगर इस इन लाइनों पर देखेंगे तो ये लाइनें ये थोड़ी सी लगाई हुई हैं, ये हर बिल्कुल इस तरह सात सात लाइनें लगाकर ये टेक्निकली हम इसको देख सकते हैं। तो अब इससे क्या होगा कि हम बकायदा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पाकिस्तान की लोकेशन क्या है पूरी दुनिया के मैप में, वो किस डिग्री पर और किस जगह मौजूद है। और आपको पता है कि डिग्री का, ये गोल दायरे की डिग्री कितनी होती है? 360। अब ये 360 की लाइनें लगा के हमने डिवीजन की हुई है। और इनके नाम क्या रखे हैं? जो शुमालन जनूबन है, ये इस साइड पे है, इनको खतूते तूलबंद कहा जाता है। और जो इस तरफ को लाइनें लगी हुई हैं, स्लीपिंग लाइन है, उनको दूते अर्धबंद कहा जाता है। और ये जो बाहर वाली लाइन है, इसको ये वाली जो है, इसे खतूते इस्तवा कहा जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? जी, ये मैं क्लियर कर दूं थोड़ा सा। जी, जबकि खतूते, अच्छा ये हो गया। अब पाकिस्तान का महल वकू देखें। कहते हैं जी, पाकिस्तान का महल वकू 23.46, 23 दर्जे और 46 मिनट अर्ज बल्द शुमाल से लेकर 37 दर्जे और 5 मिनट अर्ज बल्द शुमाल, और 60 दर्जे और 54 मिनट मशरकी तूल बल्द से, और 77 दर्जे और 48 मिनट मशरकी तूल बल्द तक है। यानी कि ये, अगर पाकिस्तान का मैप पहले भी मैंने थोड़ा सा बताया था, इधर ड्रा किया था हल्का सा, कि इस तरीके से जैसे भी ये रफली मैं जल्दी से जरा ड्रा कर रहा हूँ, कि इसका जो फासला है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला जो है, इसके बारे में बताया गया है। और आप अगर 10th क्लास की आप मैथ देखें तो वहां पर आपने ये डिग्री को मिनट्स में, सेकंड में, ये अगर गोल दायरे को देखेंगे तो आपको इसमें मिनट भी नजर आएंगे। तो अब ये पाकिस्तान के नक्शे में ये देखे थे मतलब को 23 दर्जे और 46 मिनट, 46 मिनट इधर डायरेक्शन बता रहा है आपका, 6 इधर होगा, ऐसे ही होता है, ये 30 मिनट होता है। और 7 इधर होगा, ये 45 मिनट होता है ये वाला पॉइंट। और इससे अगला जो होगा वो 46 होगा। तो ये यहाँ से इसकी डायरेक्शन बता रहा है ये मिनट। इसी तरह जो दूसरा होगा इस तरीके से वो डायरेक्शन बता रहे होंगे पाकिस्तान के, कि इस एंगल में जा रहा है, इस जगह से इस एंगल में। ये वाली चीज के बारे में उन्होंने बताया है। ठीक है ना। और 23 डिग्री इसकी इस ये वाली चीज है, जो ये लाइन चल रही है, उसके साथ इसकी डिग्री कितनी है, इन चीजों के बारे में ये डिटेल आप इसको एज इट इज याद कर लें। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? जी। अब कहते हैं पाकिस्तान का महल्ले वकू। महल्ले वकू क्या होता है, कि इर्द गिर्द का क्या सिचुएशन है। पाकिस्तान के महल्ले वकू में देखें तो पाकिस्तान का मैप जो बना हुआ है, हम अभी रफली सा ड्रा किया था कि इस तरीके से है। तो इसके देखें, वो कहता है जी मसलन, हमेशा ये याद रखिएगा कि जब आप मैप बनाते हैं तो नॉर्थ ऊपर होगा, ईस्ट वेस्ट ये वाले कर लें। ठीक है ना, इस तरफ को, ये अब मेरे एग्जैक्ट जेन में नहीं कि ईस्ट वेस्ट की तरफ होगा।
ये वाले नॉर्थ अब होगा, ये लाजमी याद रखना। अब वो कहता है जी पाकिस्तान के खिते की अगर बात करें तो सबसे पहले के मसलन मगरब में अफगानिस्तान वाक़ है, मगरिब यही वाला बन रहा है, इस तरफ हमारे क्या है जी अफगानिस्तान है। और जिसकी पाकिस्तान के साथ 2250 किलोमीटर लंबी सरहद है। इनके पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान है इसकी सरहद कितनी है, 2250 किलोमीटर। जनूब मगरब में ईरान वाक़ है। जनूब मगरब की बात करें तो जनूब इस तरफ आ जाता है, ये साउथ इस तरफ है, तो इस तरफ क्या है जी, ईरान है। जिसकी पाकिस्तान के साथ सरहद की तवालत 800 किलोमीटर है। इन दोनों का बॉर्डर कितना, पाकिस्तान और ईरान का 800 किलोमीटर। जी उससे थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं। शमाल मशरक में अवामी जमहूरिया चीन, शमाल मशरक, शमाल मशरक ये वाली साइड आ जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका क्या है जी, चीन है, यहाँ पर चीन है। और अगर इसके मशरक में देखें इस तरफ, तो हमारे इस तरफ क्या है जी, इंडिया है, भारत है। और भारत के साथ हमारा कितनी सरहद लगती है, 1280 किलोमीटर तवील है। कश्मीर के मुतनाज़ इलाके में पाकिस्तान और भारत के दरमियान 770 किलोमीटर तवील आर्जी हद बंदी है, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। जी ये लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान और इंडिया कश्मीर का इशू है थोड़ा सा। इस तरफ जीबी वगैरह है और इस तरफ ये जो इलाका है, ये इसके दो हिस्से हैं कश्मीर के। कश्मीर के क्या है, दो हिस्से हैं। एक आई ओ के है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, और एक पीओ के है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। जी ये अब पाकिस्तान का मोहल्ले वकू आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसकी अहमियत के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इसको रीड करते हैं, कुछ चीज समझाने वाली हुई तो मैं समझा दूंगा। कहते हैं, हर मुल्क का माले वकूअ का तल्लुक उसके गिरदो पेश पाए जाने वाले तबी सियासी तमदनी तनाजर से होता है, जिससे उस मुल्क के बैनुल अक़वामी अहमियत बढ़ती या घटती है। इसलिए महल वकूअ ना सिर्फ आबो हवा, तबी खदोखाल और ज़रूरी वसाइल, बल्कि मुल्क की सियासी, इक़्तिसादी और तमदनी सरगर्मियों पर भी असरअंदाज होता है। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान के अपने तभी तनाज़र में देखा जाए तो इसके शुमाली इलाके एक ऐसे सिलसिला कोई हिमालय, ये सिलसिला किसकी बात कर रहे हैं, पहाड़ी सिलसिले की, ये आ गया है बल्कि इस जगह पर। ये देखिए ये पाकिस्तान का मैप बना हुआ है, ये कश्मीर का है, ये ऊपर वाली साइड पर चीन है, ये हमने पहले बनाया था, इस तरफ अफगानिस्तान है, इस तरफ भारत है, और इस तरफ ईरान है। इनके बॉर्डर कितने कितने अटैच हो रहे हैं ये याद रखने हैं आपने। जी मौसम सरमा में यख बस्ता हवाओं को भी पाकिस्तान में दाखिल होने से रोकती है। अब ये देखेंगे ये जो को अब पहाड़ का फायदा बताया जा रहा है, क्या है जी, कि जो मौसम एक तो यह है कि कुदरती फसील के तौर पर ना सिर्फ ये इंसानी हमलावरों, बल्कि एक तो इंसानी हमलावरों से बचाती है कि पहाड़ी इलाके की वजह से वो इंटर नहीं होंगे। दूसरा क्या है जी, मौसम सरमा में यख बस्ता हवाओं में भी पाकिस्तान में दाखिल होने से रोकती है। जुनूब में इसकी सरहद बहिरा अरब, नीचे वाली साइड पे देखें तो ये बहीरा अरब है, पाकिस्तान के नीचे क्या है जी, बहीरा अरब, ये समुंदर है। तो इसका क्या फायदा है, बहीरा अरब के पानियों की छोती है, इसलिए पाकिस्तान बहर हिंद के पानियों को फौजी, तजारती और इक्तिसादी मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अब तमाम तालब इलम तकरीबन इस चीज से फेमिलियर होंगे, सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब देखें कि यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसकी अहमियत को समझाता हूँ, कि अगर चीन जो है, ये चीन की सरहद है, ये व्हाइट वाला जो है चीन है, यहाँ से वो पानी के जरिए अगर आता है, यहाँ से वो घूमता घूमता इधर से होता हुआ ये अंदर से निकलता पानी से, फिर वो यहाँ से आकर आगे तजारत के लिए जाता है। तो कोई भी चीज अगर वो यहाँ से इस इलाके में भेजना चाहता है दुनिया के, तो उसको पानी में से कितनी देर बहरी जहाजों के लिए सफर करना पड़ेगा। चाइना को क्या फायदा हो रहा है कि अगर वो पाकिस्तान से इंटर होता है सीधा इधर पहुंच गया, ये जो इतना इस कोई भी चीज लेकर आनी है दुनिया से या भेजनी है, चाइना की प्रोडक्ट भेजनी है, तो उससे लोगों को भी नुकसान है। अब देखें जिसने भी अगर इस सऊदी अरब में कोई बिजनेसमैन है वो चाइना से चीज मंगवाता है, अगर वो इस तरफ से आती है तो उसका जो खर्चा होगा वो भी तो उसने पे करना है ना।
तो वो उसने लोगों से ही कमाना है। वो चीज महंगी सेल करेगा, वो अपने जो उसके एक्सपेंसेस हुए हैं ट्रांसपोर्ट के, वो भी उसी में से लेगा। लेकिन अगर वो इधर से अगर पाकिस्तान से डायरेक्टली जाती हैं, तो इस पूरे इलाके को इस चीज का फायदा हो रहा है। ये जुग्राफियाई अहमियत बता रहा हूँ कि पाकिस्तान इस लोकेशन में है कि जो जो बहीरा अरब से डायरेक्ट अटैच है। अब चाइना को अगर इस इलाके में आना है तो इधर से आना पड़ेगा, लेकिन इधर से डायरेक्ट आ गया। अब पाकिस्तान को क्या फायदा होगा जब कोई भी दुनिया में से, ये यमन से, इथोपिया से, सूडान से, मिस्र से, तुर्की से ये चीजें मंगवाएगा, तो वो पाकिस्तान के थ्रू जाएंगी। तो पाकिस्तान क्या है कि कोई भी ट्रांसपोर्ट करके इधर से जाएगा, किसी भी मुल्क का इधर से जाएगा, तो पाकिस्तान को वो टैक्स पे करेगा। तो हमें बाहर के मुल्कों से अर्निंग होगी, हमारी स्टेट जो है बाहर के मुल्कों से पैसा कमाएगी, ये हमें फायदा होगा। ये चीज हमने, नहीं नहीं, बैठ जाए ना, मैं आप ये सही से पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। ये चीज समझ आ गई कि किस तरह जोग्राफिया या कह ले कि जो हमारा मोहल्ले वकूዕ है वो किस तरह हमें फायदा दे रहा है। लेकिन जहां पर कह लें कि ये फायदा एक आपको बताया है, तो दूसरी तरफ नुकसान भी बता देते हैं। अब ये देखें, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान के साथ बिल्कुल बॉर्डर अटैक है, तो ये नुकसान है। किस तरीके से नुकसान है? अगर हम आर्मी के लिहाज से देखें, पॉपुलेशन के लिहाज से देखें, कैपिटल के लिहाज से देखें, तो ना तो हमारी पॉपुलेशन इंडिया के बराबर हो सकती है। यहां तक कि पाकिस्तान के ओवरऑल मुस्लिम, भारत में जितने मुसलमान उनसे कम है। भारत में मुसलमान ज्यादा हैं, पॉपुलेशन ज्यादा है उधर। हमारे 4 सूबे हैं, उनके 28 से अबव है सूबे हैं। अब वो यहाँ मैंने कहा ना कि भी फूल होते हैं, वो कांटे भी होते हैं। तो क्या है जी, हमारी इनके साथ कशीदगी चल रही है। इस वक्त तक कितनी जंगें हो चुकी हैं जी? पहली जंग कब हुई है? 1948 की कहानी। तो 3 जंगें हो चुकी हैं। इधर भी हमारे फौजी शहीद हुए, उनके भी मार्टरेड हुए, भारत के भी मरे, हमारे भी शहीद हुए, फिर उनका भी नुकसान हुआ। देखिए जी, आपका कोई भी असला है, आपके टैंक हैं, आपके डिफरेंट जो भी आप इक्विपमेंट जंग के लिए इस्तेमाल करती हैं, दोनों तरफ नुकसान हुआ, दोनों तरफ इस्तेमाल हुए, दोनों का ही नुकसान हुआ। किसी का कम हुआ, किसी का ज्यादा हुआ, लेकिन वो जंग से नुकसान तो हुआ। लेकिन उसके अलावा यहाँ से हमें जो पानी है वो भी कम मिल रहा है। या फिर अगर वो करते क्या है, या तो देते नहीं है जब कम होता है, जब ज्यादा हो जाता है वो पानी को दरियाओं में छोड़ देते हैं, इधर सैलाब आ जाते हैं। और पाकिस्तान इकोनॉमिकली वीक है, वो अभी डैम नहीं बना सका। अगर डैम हो तो हम भी स्टोर कर लें, तो हमें जब पानी कम होता है उस वक्त इस्तेमाल कर लें। ठीक है ना? ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा अब महल्ले वकूँ का। फिर जो पहाड़ी इलाके हैं वो आपको पता चल गया, उसमें से हमें क्या है जी, पहाड़ों से हमें क्या क्या मिल रहा है वो पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि पहाड़ों से हमें मादनियात मिल रही हैं, जिप्सम मिल रहा है, जो हम बकिया चीजें इस्तेमाल करते हैं वो सारी मिल रही हैं। जी, एक मिनट, वो चीज क्या समझ आई? चल फिर कर लो। कहता है पाकिस्तान के खास मोहल्ले के वकूँ की वजह से आबो हवा में भी तनू रहता है। मसलन मौसम गर्मा में जनूबी समुद्रों से उठती हुई मानसून हवाएं, गर्मियों में क्या है जी, मानसून हवाएं आती हैं, साथ बादल आती हैं, बारिशें होती हैं। ठीक है ना? तो एक हायरार्की बनी हुई है। और ये बहुत सारे मुल्क देख लें आप, बास कंट्री ऐसी हैं ये, आपको मोहल्ले वकूँ के साथ साथ लोकेशन के बारे में, बास कंट्रीज ऐसी हैं कि सारा साल ही ठंड रहती है। यूरोपियन कंट्रीज हैं बहुत सी ऐसी हैं कि सारा साल ही ठंड रहती है। तो हमारे यहाँ देख रहे हैं चारों मौसम हम इंजॉय कर रहे हैं। ये भी अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा है कह लें।
तो जबकि पाकिस्तान का जनूबी और मगरबी इलाका सहाराई हवाओं के असर से खुश्क रहता है। इसके बरक्स मौसम सरमा में पाकिस्तान के बेशतर हिस्से मगरब और शुमाल मगरब की सिमत से आने वाले गर्द बादों से बारिश वसूल करते हैं। इन मौसमी हालात की वजह से पाकिस्तान की सरजमीन में दुनिया की तकरीबन तमाम जरी फसलें और फल, क्योंकि हर किस्म का मौसम, इधर से पहाड़ी इलाकों से ठंडक आने से बच जाती है, इधर से हवाएं आती हैं तो साथ बादल आती हैं, बारिशें होती हैं। यानी कि ये हर तरफ से हमें आबो हवा के लिहाज से भी एज मिल रहा है। मशरक की तरफ से भी देखना है, मगरब की तरफ से भी देखना है, शुमाल की तरफ से भी, जनूब की तरफ से भी आबो हवा जब देखनी है। ठीक है ना। तो पाकिस्तान में हर किस्म के फल सब्जियां वगैरह मिल जाती हैं। फिर सियासी और इक़्तिसादी लिहाज से भी पाकिस्तान ना सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया के हसास तरीन खित्ते में वाक़या है। मुश्क वस्ता की तेल की पैदावारी इलाके ईरान, इराक, सऊदी अरबिया वगैरह हसास क्यों है? अब देखें कि इधर इसको थोड़ा सा फिर देखें। अब तेल वाली जो कंट्रीज हैं, ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है, यमन है, ईरान, और ये थोड़ा सा ओमान। जी, ये ओमान है। तो अब इस इलाके से, अब देखें कि यहाँ से चीन वगैरह अगर चीन ने, या इधर जो रशिया वगैरह है, या ये वाली कंट्रीज हैं, ये इस तरफ जो हमारे कंट्रीज होंगी, या ये वाली कंट्रीज हैं, ये वाली जो कंट्रीज, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान को तो कोई समुद्र लगता ही नहीं, ना तुर्कमानिस्तान को, ना काजिकिस्तान को, इनको कोई भी नहीं। अब यहाँ पर अगर पेट्रोल जाना है, पेट्रोल तो पूरी दुनिया में जा रहा है, ये पेट्रोल वाले इलाके हैं, ईरान, इराक, ये वाले जो है। तो अब यहाँ से चाइना को अगर पेट्रोल चाहिए तो वो इस इलाके से लेके जाएगा, तो फिर खर्चा ज्यादा होगा। लेकिन वो अगर इधर से किसी भी कंट्री से, ईरान से लेता है, तो इधर से पाकिस्तान, उधर से चाइना पहुंच जाएगा। ठीक है ना। इसलिए पाकिस्तान बड़ा कुदरती तौर पर बहुत ही अच्छी लोकेशन पर है। जी, यही बात वो इस जगह पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, ये इलाके शुरू से ही आलमी ताकतों के दरमियान कशमकश का जरिया बने रहे हैं। पाकिस्तान के इलाके हैं, जो इर्द गिर्द के इलाके हैं। देखिए, ये जो जंगें हुई हैं, वर्ल्ड वार 1 हुई है, वर्ल्ड वार 2 हुई है, वो किन इलाकों के लिए हुई है? वर्ल्ड वार 1 और 2 किन इलाकों के लिए हुई है ये? देखें ना, वर्ल्ड वार 2 में, दूसरी जंग अजीम में किस पर पाबंदियां लगी हैं? आपके अरेबियन कंट्रीज पे लगी है ना, जब तहरीक खिलाफत मूवमेंट चली थी। तब सल्तनत उस्मानिया, ये तुगलक ड्रामा जो देखते हैं आप लोग, ये सल्तनत उस्मानिया में ईरान, इराक, सऊदी अरब, ओमान, यमन, ये सारी एक ही चीज थी, एक ही स्टेट था। सल्तनत उस्मानिया के बाद ही तोड़ेंगे ना ये, जब ये दूसरी जंग अजीम हुई है। तो ये लोकेशन क्यों है? क्योंकि पेट्रोल है इधर, मादनियात है इधर। ये इसलिए पाकिस्तान के इर्द गिर्द के इलाके, इसलिए भी पाकिस्तान हसास लोकेशन में है। क्लियर है? अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब ये वही तेल से भरे जहाज बाकी दुनिया के को मदनी ईंधन फराहम करते हैं, वो सारी चीजें आ गई हैं, इतना काफी है, कंसेप्ट ये क्लियर हो गया होगा। जी, उसके बाद पाकिस्तान के तभी खद्दोगाल आ गए, अर्जी नकूश। ये भी तकरीबन डिस्कस कर दिए मैंने, इनके सिर्फ नाम है। अर्जी नकूश के जमीन का नक्शा कैसा है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, पहाड़ी इलाके हैं, मैदानी इलाके हैं, सहराई इलाके हैं, लैंड फार्म कैसी है। सबसे पहले पहाड़ आ गए हैं। तो पहाड़ आप देखेंगे जिसकी औसत बुलंदी, जी आप अपना कर लें, आप कर लें। पहाड़ देख लें, वो कहते हैं पहाड़ की डेफिनेशन क्या है। अब आप इधर से जाएं, ये हमारे इलाकों में जाएं, तो कुछ थोड़ी सी ना जमीन के टेले छोटे छोटे से हैं, तो उनको तो नहीं पहाड़ कह देंगे, ऐसे ही है ना। उनको तो पहाड़ नहीं कहा जाएगा, बल्कि किस चीज को कहा जाएगा? कहता जी, जिसकी जिसकी औसत बुलंदी कम से कम 3,000 फुट हो, उनको पहाड़ कहा जाएगा। ठीक है। और उसकी निसब से ज्यादा सतह तिरछी हो, और दूसरी चीज क्या है? नुकीली हो, तिरछी हो। दुनिया में पहाड़ों के मुख्तलिफ सिलसिले हैं, और इन पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान उमूमन ऐसी वादियां हैं जिनमें दरिया बहते हैं। पहाड़ों के दरमियान वादियां होती हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, और उन वादियों में क्या है जी? दरिया बहते हैं। बाग पहाड़ों की बुलंदी इतनी ज्यादा होती है कि वो तमाम साल बर्फ से ढके रहते हैं। पहाड़ जो है, ये हमारे सियाचिन की तरफ चल जाएं, तो ये सारे मरी से आगे जैसे नारायण ग्राम की तरफ जाते जाएं, वो सारे पहाड़ के हैं, बर्फ से ही ढके हुए हैं, ग्लेशियर जिनको कहा जाता है।
पाकिस्तान में कोह हिमालय और कोहे कराकरम ऐसे पहाड़ों की मिसालें हैं। दो हमारे सिलसिले हैं, कोहे हिमालय, कोहे और कोहे कराकरम। सतह मुर्तफा, प्लेट्यूज। सतह मुर्तफा जमीनी इश्काल की वो किस्म है। अभी तक हमने पहली पढ़ी अर्जी नकूश, जिसमें आपकी क्या है जी मुराद, वो नकूश हैं जो जमीन की सतह पर फैले होते हैं। जमीन के बारे में एक अहम और दिलचस्प बात क्या है कि इसकी कुदरती सतह कुदरती तौर पर गोल या हमवार नहीं है। इसकी सतह पर मुख्तलिफ किस्म के ऐसे नसीबो अफराज फैले हैं जिन्हें माहिरीन जोग्राफिया सतह के नकूश या अर्जी निकाश कहते हैं। तो सबसे पहला पहाड़ी है। तीन बड़ी मदद, तीन इकसाम है। एक पहाड़ पढ़ लिया हमने, दूसरा सतह सतह मुर्तफा प्लेट्यू। इसमें क्या जी, जिसकी औसत बुलंदी, ये पहाड़ों की है जी, दूसरी की इसकी औसत बुलंदी कितनी होगी, 1000 फुट। जिसकी औसत बुलंदी 1000 फुट होगी सतह समुंदर से, उसे क्या कहा जाएगा, प्लेट्यूज या सतह मुर्तफा। फिर आगे जबकि कम से कम एक ढान, एक ढलान बाकी ढलानों के मुकाबले में ज्यादा तिरछी या अमूदी हो। उसमें तो है ना कि ज्यादा हो, कम से कम निसब से ज्यादा जो है वो तिरछी हो। इसमें वो कह रहे हैं जी एक ढलान हो, बाकी ढलानों से ज्यादा तिरछी। बाजुकात जमीन के कटाव की वजह से सतह मुर्तफों में तंग और गहरी खाई नुमा वादियां भी बन जाती हैं, जैसा कि पाकिस्तान के सतह मुर्तफा फोटोहार। उसके बाद मैदान आ गए। मैदान में वो कहता है सतह समुंदर से ज्यादा से ज्यादा 1000 फुट फासला बुलंद हो और इसकी तरफ ही एक ढलान हो। ये जमीन ये मैदान हजारों बरसों से इंसानी तहजीब और तमद्दन के गहवारे बने हुए हैं। मैदानी इलाके में ज्यादातर लोग रहते हैं, मेजोरिटी में। दरियाए सिंध का मैदान जी। अब पाकिस्तान के खतो खाल के अहम सिलसिले, अब सिलसिलों को पढ़ लें। जो पहाड़ वगैरह समझ आ गए कि पहाड़ क्या होते हैं, 3000 फुट हो, सत्ता मरतफू आ गया या प्लेट्यूज, और उसके बाद प्लेन्स आ गए, मैदानी इलाके आ गए। अब इसमें देखें शिमाली पहाड़ों का सिलसिला, द नॉर्दर्न माउंटेन। कहते हैं शिमाली पहाड़ों का ये खिता हिमालय, कराकरम और हिंदू कश के पहाड़ी सिलसिलों पर मुश्तमिल है। जो पाकिस्तान का शिमाली पहाड़ी सिलसिला है उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, को हिमालय है, को ये कराकरम है। को कहा जाता है पहाड़ को, काब वाब को ये जो लिखा होता है ना वो पहाड़ को कहा जाता है। और तीसरा क्या है, को हिंदू कैश। तीन पहाड़ी सिलसिले हैं वो कह रहा है शिमाली पहाड़ों में। इस खित्ते में एक नुमाया खसूसियत यह है कि वो दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ों पर मुश्तमिल है। बुलंद तरीन पहाड़ों पर कैसे मुश्तमिल है, ये केटू जो है हमारा, बल्कि आगे आ जाएगा, उधर कर लेते हैं अभी इसको जी, यही मेन चीज है। अच्छा, ये वो कहता है जी इसी वजह से इनके बेहतर तमाम साल बर्फ से ढक रहते हैं कुछ पहाड़ी इलाकों में। इन पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान बैनुल कोही वादियां हैं जिनमें ग्लेशियर और दरिया बहते हैं। इन पहाड़ी सिलसिलों में पाकिस्तान के महफूज आबी वसाइल हैं जिन पर हमारी तमाम तर जरी पैदावार का इंसार है। आबी वसाइल के अलावा इन पहाड़ियों में कीमती मादनियात और तमीराती मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाली लकड़ी और पत्थरों के बेहतरीन वसाइल हैं। इन पहाड़ों की चट्टानों ही की शिकिस्त रेत से हासिल करदा चट्टानी मवाद से पाकिस्तान की जरखेज मिट्टी की तश्कील होती है। इन पहाड़ी सिलसिलों को मंदरजेल तरीके से तकसीम किया जाता है। इसका थोड़ा सा अगर मैं सिंपल सा स्केच बताऊं तो ये देखें कि पहाड़ी इलाकों में ही आपके बर्फ के पहाड़ है, ग्लेशियर्स हैं। वहां से गर्मियों में पानी बर्फ पिघलती है, पानी बनता है, वो ही हमारे मुल्क पूरे में सराब कर रहा है। तो अगर देखा जाए तो यही सिलसिले हमारे जरी पैदावार हमारी का सारे का सारा इंसार इसी वसाइल पर है। अगर ग्लेशियर नहीं होंगे, बर्फ नहीं पिघलेगी, पानी नहीं बनेगा, तो कैसे हमारी ज़राअत का काम चलेगा। ठीक है ना। अब को हिमालय को देखें, तीन सिलसिले थे ना जी, को हिमालय, कराकरम और हिंदुकुश। को हिमालय कहते हैं ये पहाड़ मशरक में भारत के इलाके असम से, कहाँ से शुरू होते हैं ये पहाड़ का सिलसिला जो है मुख्तलिफ मुल्कों में फैला होता है। ये भारत के शहर असम से मगरब में पाकिस्तान के शुमाली इलाकों तक फैले हुए हैं। इनकी औसत बुलंदी 6000 मीटर या 20,000 फुट है। पाकिस्तान में पाए जाने वाले हिमालय के पहाड़ों को हम मंदरजेल मतवाजी पहाड़ों सिलसिलों में बांट सकते हैं। यानी कि को हिमालय के जो सिलसिले हैं और जो पाकिस्तान में है, को हिमालय सिलसिला तो काफी बड़ा है कि भारत के शहर असम से शुरू होता है और पाकिस्तान के शुमाली इलाके में फैला हुआ है।
बैरूनी हिमालय का पहाड़ी सिलसिला, हिमालय सगीर, सगीर का पहाड़ी सिलसिला, हिमालय कबीर का। सगीर छोटे को कहते हैं, कबीर बड़े को, बड़ा पहाड़ी सिलसिला छोटा, और बैरूनी बाहर वाला, ठीक है ना, उनको वो कहते हैं शिवालिक की पहाड़ियां। बरूनी हिमालय, जिसे शिवालिक की पहाड़ियां भी कहते हैं, हिमालय के तमाम पहाड़ी सिलसिलों में सबसे जनूब में वाक़ है, और इनकी सतह समुद्र से बुलंदी भी बाकी सिलसिलों की निस्बत कम है। पाकिस्तान में ये पहाड़ी सिलसिला फोटोहार पहाड़ के इलाके तक फैला हुआ है। जी ये सिलसिला, इससे ये थोड़ा सा मैप है, इसको आप रीड कर लीजिएगा, अगर आपको मैप आती है तो फिर आसान हो जाएगा। फिर हिमालय सगीरा का पहाड़ी सिलसिला, ये पहाड़ी सिलसिला हिमालय कबीर के पहाड़ों के जनूब में वाक़ है। कश्मीर में इस पहाड़ी सिलसिले की शाख को पीर पंजाल के नाम से पुकारा जाता है। कश्मीर में इस सिलसिले को किस नाम से पुकारा जाता है? इसकी शाख को पीर पंजाल के नाम से पुकारा जाता है। वादिय कश्मीर को कोहे पीर पंजाल और हिमालय कबीर के दरमियान वाक़ है। पाकिस्तान में यह पहाड़ी सिलसिला कश्मीर, हजारा कोस्तान से होता हुआ गलियात के पहाड़ी सिलसिले तक फैला हुआ है। हिमालय सगीर के पहाड़ी सिलसिले की बुलंदी 1800 से 4500 मीटर, यानी 6000 से 15000 फुट के दरमियान है। हिमालय कबीर का पहाड़ी सिलसिला, ये लास्ट वाला आ गया है। पाकिस्तान में हिमालय के सबसे ऊंचे पहाड़, सगीर का मतलब मैंने पहले बताया था छोटे है, कबीर का मतलब बड़े। ये सगीर वाले की कितनी 1800 है, और इनकी कितनी है जी? 6000। 1800 बुलंदी है इसकी। कबीर में तो कौन से डाले हुए हैं? कितनी है ना, पूरे सुन नहीं ना सोना। हाँ तो फिर कोई नहीं, आप बाद च कर लांगे, तो लिख ला। ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭੇਜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੇਜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਗਰੁੱਪ ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਵਾ चले वो ये मैं ना वेब व्हाट्सएप आपको बता देता हूँ कैसे करना है। ਹਾਂ या फिर आप इस तरह करें, यूट्यूब पर सर्च कर लेंगे जो लैपटॉप पर व्हाट्सएप कैसे करना है। या फिर इस तरह करें कि गूगल पर करें वेब, WEB वेब व्हाट्सएप लिखें, और इंटर कर दें, जो सबसे पहले लिखेगा उसको ओपन करें, लिंक को, तो एक स्कैन या बार कोड आ जाएगा, और अपने मोबाइल से व्हाट्सएप ओपन करेंगे तो 3 डॉट्स जो ऊपर आते हैं उस पर क्लिक करेंगे, तो उस पर ऑप्शन आ जाएगा लिंक डिवाइसेस। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो वो कैमरा उसका ओपन हो जाएगा, तो उसको उससे स्कैन करेंगे तो आपके मोबाइल से व्हाट्सएप कंप्यूटर पे चल जाएगा। वहां से फिर आप उसको जो भी फाइल भेजनी है, वैसे जैसे मोबाइल से भेजते हैं, इंटरनेट टाइप करके भेजनी मजीद। व्हाट्सएप वेब व्हाट्सएप, ये गूगल पे इतना सर्च करें तो पहली साइट आप ओपन कर लें। लैपटॉप हाँ लैपटॉप पे। जी जी, कहाँ पर था हमारा? कबीर था ये जी, 6000 बुलंदी होती है जी। इसमें वो कहता है जी, इसके दरिया सिंध के शिमाल से कराकरम का पहाड़ी सिलसिला शुरू हो जाता है। मांगा पर्वत की 8126 मीटर बुलंद चोटी इस पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है। ये पाकिस्तान की दूसरी बुलंद तरीन और दुनिया की छठी बुलंद तरीन चोटी है। और पाकिस्तान की बुलंद तरीन चोटी कौन सी है? केटू, वो आगे आ जाएगा। ये अब आगे पहला सिलसिला हमने पढ़ लिया, उसके तीनों पढ़ ली है। पहला सिलसिला कौन सा था जी? कोहे हिमालय। कोहे हिमालय को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक बैरूनी हिमालय, बैरूनी हिमालय में कोहाट और पोटोहार था। फिर हिमालय सगीर का पड़ा था। हिमालय सगीर जो है, इसमें पीर पंजाल की पहाड़ी कश्मीर में ज्यादा अहम है। फिर जो कबीर का वाला आ गया, इसमें मांगा पर्वत आ गई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। कोहे कराकरम, ये पहाड़ को हिमालय के शुमाल में वाक़ है, और इनकी औसत बुलंदी 6000 से 7000 मीटर, यानी कि 20000 से 23000 फुट के दरमियान है। पाकिस्तान की बुलंद तरीन और दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी केटू भी इसी पहाड़ी सिलसिले में है। केटू चोटी जो है कोहे करम के पहाड़ी सिलसिले में है। केटू की बुलंदी 8611 मीटर या 28650 फुट है। दुनिया के कई बड़े ग्लेशियर, मसलन सियाचिन, सियाचिन का तो पता होगा, हमारे फौजी इस बॉर्डर पर तैनात हैं। और ये तीन कंट्रीज का, चीन का, भारत का और पाकिस्तान का, तीनों का बॉर्डर इस जगह पर इकट्ठा मिलता है। ये
ये अगर पाकिस्तान के नक्शे में देखें, ये इस चीज को समझाया था कि इस तरफ इंडिया है, इस तरफ चीन है, इस जगह पर ये चीज मौजूद है जी। ये अच्छा जी, सियाचिन, फिर बियाफू, बतूरा और बाल्तोरो भी कोहे कराक्रम में पाए जाते हैं। ये ग्लेशियर्स के नाम है, सियाचिन, बियाफू, बतूरा और बाल्तू, बाल्तूरो। ये थोड़ा सा ये वाटर मार्क लगा हुआ इसलिए क्लियर नजर नहीं आ रहा था। बालतूरा, बालतोरो भी कोहे कराक्रम में पाए जाते हैं। ये ग्लेशियर पाकिस्तान के अहम मुंजमद आबाई आबी वसाइल हैं। हुंजा और गिलगत को चीन से मिलाने वाले खुंजराब और मुस्ताग के दर्रे भी इस पहाड़ी सिलसिले में वाक़ हैं। इंतहाई बुलंदी के सबब कोहे कराकरम को पार करना बहुत मुश्किल है। इस बात का अंदाजा इस समर से लगाया जा सकता है कि कोहे कराकरम में पाए जाने वाले दर्रे भी 5500 मीटर से कम बुलंद नहीं है। कोहे कराकरम अपने जुग्राफियाई अहमियत और कुदरती खूबसूरती की वजह से दुनिया भर के सयाहों और खो पैमाओं के लिए कशिश का बायस है। लोग मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते हैं और वो यहाँ जो है केटू चोटी को सर करने की कोशिश करते हैं। और कह लें कि सैरो तफरीह के लिए भी पूरी दुनिया से लोग आते हैं इस जगह पर। और उससे पाकिस्तान को मैशी फायदा होता है, पैसे कमाते हैं। कोई हिंदुकश आ गया जी, आखिरी सिलसिला आ गया। कोई हिंदुकश, ये पहाड़ी सिलसिला पाकिस्तान के इंतहाई शुमाल में पामीर से शुरू होकर जनूब मगरबी सिमत में वादी चित्राल और दीर से होता हुआ अफगानिस्तान में दाखिल हो जाता है। ये सिलसिला कोहे कराकरम के मगरब में वाक़ है। इस सिलसिले में बुलंद तरीन चोटी तिरच मीर है। इसमें कौन सी है जी? तिरच मीर, जिसकी सतह समुद्र से बुलंदी 7692 मीटर या 25,330 फुट है जी। जी आए हैं। एक मिनट ठहरें। जी, इसमें तिरच मीर आई थी जी, कहाँ पर थे? कोई हिंदू कश हो गया, कोई कराक्रम भी हो गया है, और उसके बाद तिरच मीर जी, तिरच मीर वाला ये वाला हो गया जी। उसके बाद मजीद इसमें लिखे हुए हैं कि बरोगल, दुरा और शराशिंग और अन्नो शाह नामी दुर्रे जो पाकिस्तान को अफगानिस्तान से मिलाते हैं, कोई हिंदुकश में ही वाक़ हैं जी। इसके बाद मगरबी पहाड़ी सिलसिले आ जाते हैं। दरियाए काबल के जनूब से पाकिस्तान के मगरबी पहाड़ी सिलसिलों का आगाज होता है। इन पहाड़ियों को तबई खसूसियात की बुनियाद पर मंदरजा झैल सिलसिलों में तकसीम किया जाता है। सबसे पहले कोहे सफेद है। कोहे सफेद का पहाड़ी सिलसिला दरियाए काबुल के जनूब से होता है और इसकी औसत बुलंदी लगभग 3600 मीटर यानी कि 12,000 फीट है। मशरक की सिमत में कोहे सफेद का पहाड़ी सिलसिला कोहाड़ की पहाड़ियों में जम हो जाता है और इसकी बुलंदी कम होकर 5,000 फुट तक आ जाती है। दरियाए करम कोहे सफेद के जनूब में बहता है। कोहे वजीरस्तान, कोह सफेद के जनूब से वजीरस्तान का पहाड़ी सिलसिला शुरू होता है जिसकी बुलंदी 5,000 से 10,000 फुट के दरमियान है। इन पहाड़ों में आतशी चट्टानें कसरत से पाई जाती हैं। दरियाए करम और दरियाए टोची इसी पहाड़ी सिलसिले में बहते हैं। कोहे वजीरिस्तान के जनूबी हदबंदी दरियाए दरियाए गोमल करता है। जनूबी जो हदबंदी है, कौन सा दरिया कर रहा है? दरियाए गोमल जी। आप नेक्स्ट पर आ गया जी, कोहे सुलेमान। दरियाए गोमल के जनूब और दरियाए सिंध के मगरब से कोहे सुलेमान का आगाज हो जाता है। हदबंदी होगी, नया पहाड़ शुरू हो गया दरिया के बाद, दरिया सिंध के बाद। ये सिलसिला जनूब के सिमत में तकरीबन 450 किलोमीटर के फासले तक फैला हुआ है। इस पहाड़ी सिलसिले की बुलंदी शुमाल में 3300 मीटर से कम होते हुए जनूब में 1600 मीटर तक रह जाती है जी। इतना ही काफी है इसमें। फिर तख्त सुलेमान, जिसकी बुलंदी 3379 मीटर है, इस सिलसिले की बुलंद तरीन चोटी है। कौन सी जी? तख्ते सुलेमान। कोहे सुलेमान के जनूब में मरी जी, मरी बुगटी पहाड़ियों का सिलसिला जनूब मशरक से शुमाल मगरब की सिमत में फैला हुआ है। मरी बुगटी पहाड़ियों
की लंबाई 120 किलोमीटर है, जबकि इनकी औसत बुलंदी 600 से 1000 मीटर के दरमियान है। मरी बुगटी पहाड़ियों से मगरब की जानब तकरीबन 150 किलोमीटर तवील और 50 किलोमीटर चौड़ा पेचीदा पहाड़ी सिलसिला है, जो डेरा जात के कोहे दामनी के मैदान के शुमाल में एक कोस की सूरत में नजर आता है। इस कोसनुमा पहाड़ी सिलसिले को कोहे जरगून कहा जाता है। इस पहाड़ी सिलसिले को, जो कोहे दामनी मैदान के शुमाल में एक कोस की सूरत में नजर आता है, इस पहाड़ी सिलसिले को कोहे जरगून भी कहा जाता है। क्लियर है। कोहे कीर्थर, नया पहाड़ आ गया। कहते हैं कोहे जरगून के जुनूब में कोहे कीर्थर का सिलसिला बहीरा अरब के साहल तक शुमाल जनूब में फैला हुआ है। देखें, अगर हम थोड़ा सा मैप को देखते जाएं कि इस जगह से शुरू होता हुआ, अब ये बहीरा अरब पाकिस्तान के इस जगह पर मौजूद है। ये पहले हम इस इलाके में थे, फिर यहाँ से इस तरफ को आते गए पहाड़ी सिलसिलों का, क्योंकि इस तरफ अफगानिस्तान है ना। अब यहाँ से होता हुआ ये इस तरफ बहीरा अरब की तरफ आ गए। यानी कि इधर से डिस्कस करते हुए अगर डायग्राम होती तो ज्यादा क्लियर समझ आ जाता कि पहले एक पहाड़ी सिलसिले को पढ़ा, फिर दूसरे को पढ़ा, फिर तीसरे को पढ़ा, फिर उससे आगे ये मजीद आता जा रहा है। ये अब किस जगह पर थे? ये बहीरा अरब के साल तक शुमालन जनूबन फैला हुआ है। इस पहाड़ी सिलसिले की तवालत तकरीबन 400 किलोमीटर है और चौड़ाई तकरीबन 30 किलोमीटर। कोहे कीर्थर के मशरक में दरियाए सिंध का जेरी मैदान। और ये अगर देखें ना, अगर पाकिस्तान का ये थोड़ा सा मैप का, तो इस जगह पर ये वाला हिस्सा जो है ना, ये पंजाब का है, और ये वाला हिस्सा जो है सिंध का है। तो ज़ाहिर है बहीरा अरब जो है वो सिंध के साथ अटैच है। तो वो, अब वही वाली बात आ गई ना कि तो बहीरा अरब से आपको याद रहना चाहिए अगर मैप जेन में है, तो दूसरा दरिया सिंध का जमीनी मैदान फैला हुआ है इस पहाड़ी सिलसिले में, जो इस जगह पर इससे पहले जो पहाड़ी सिलसिला था वो उस तरफ अफगानिस्तान का हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है ना, उसके पहाड़ों के बारे में पढ़ लिया है। जी। पाकिस्तान के मगरबी पहाड़ी सिलसिलों में बहुत से अहम दर्रे वाक़ हैं। मसलन दर्रा खैबर, दर्रा कुर्रम, दर्रा टूची, दर्रा गोमल। गोमल के बारे में भी हमने पहले पढ़ा है कि दर्या गोमल के बारे में। और दर्रा बोलान। दर्रा खैबर अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद को पेशावर से मिलाता है। ये पहाड़ देखें, ये इंपॉर्टेंट है। दर्रा खैबर अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद को पाकिस्तान के शहर पेशावर से मिलाता है। दर्रा करम अफगानिस्तान के पारा चनार से मिलाता है। और दुर्राए टूची अफगानिस्तान के शहर गजनी को बन्नू से मिलाता है। बन्नू पाकिस्तान के हैं, ठीक है ना। फिर दर्राए गोमल डेरा इस्माइल खान को अफगानिस्तान से मिलाता है, जबकि दर्राए बोलान कोयटा को सिब्बी से मुंसलिक करता है। जी, ये अब मेरे ज़हन में तो नहीं, दर्रा क्या होता है? दर्रा, ये आप लोगों को, आपको समझाया है सीएसएस के स्टूडेंट्स को? जहां तक मेरी इसको देखते हुए मेरे जहन में वो थीम नहीं आ रहा कि पहाड़ी सिलसिला जो एक मुल्क के किसी शहर को दूसरे मुल्क से मिला रहा होता है, उसको पहाड़ी सिलसिले को दर्रा कहा जाता है। दर्रा खैबर। दर्रा खैबर का जब हमने टॉपिक पढ़ा था उस वक्त पढ़ा था दर्रा क्या होता है। दर्रा खैबर किस किस को मिलाता है? हाँ जी, याद करें। अफगानिस्तान के एक शहर को पाकिस्तान के शहर पेशावर से मिलाता है। अब तो नहीं भूलेगा दर्रा क्या होता है, कि पहाड़ का वो सिलसिला जो एक मुल्क को दूसरे मुल्क से किसी शहर से अटैच करता है। मजीद इसको, इस पर आपकी असाइनमेंट है कि आप रिसर्च आउट करके के आएंगे। और ये दर्रे आपको याद भी करवाए थे जब मोटरवे वगैरह लिखवाए थे। पासिस। दर्रा पासिस को कहा जाता है, खैबर पास, ये वो। ठीक है ना। अब क्लियर हो गया? अब याद आ गया कहाँ? यही तो मसला है ना कि इंग्लिश उर्दू दोनों नहीं याद करते। अब पासिस का बता दिया तो याद आ गया। ठीक हो गया। चलिए, दरियाए सिंध का नीम कोही इलाका। दरियाए सिंध का नीम कोही इलाका पेशावर, कोहाट और बन्नू की वादियों पर मुश्तमिल है। कौन कौन सा? जी, पेशावर, कोहाट और बन्नू की वादियों पर मुश्तमिल है। वादी मैंने पहले भी बताया कि दो पहाड़ों के दरमियान जहां पर लोग रहते हैं उसको वादी कहा जाता है। ये वादियां दरियाए सिंध और कोहे सफेद को वजीरिस्तान के मगरबी पहाड़ों के दरमियान वाक़ हैं। पेशावर की वादियां पेशावर की वादी को दरियाए काबुल और इसके मावन दरियाए सवात सराब करती हैं, जबकि कोहाट की वादी को दरियाए कोहाट सराब करता है।
बन्नू की वादी को दरियाए करम और दरियाए टूची शराब करते हैं। यही दरिया इन वादियों की तख्लीक का बायस बनते हैं। ये वादियां मशरक के सिवा तमाम अतराफ में पहाड़ों से घिरी हुई हैं। अब आगे ना बात के पहाड़ों के दरमियान में जो जहाँ पर लोग रहते हैं बसेरा है, तो उसको क्या कहा जाएगा? वादी। मशरक में ये वादियां और इस जगह पर ग्रीनरी होगी, ये चीज भी ध्यान में रखें। ऐसे तो नहीं लोग बसेरा कर लेंगे वहां पर, कुछ जानवरों के मवेशियों के लिए खाने पीने के लिए कुछ होगा तो फिर ही ना लोग वहां पर गुजर बसर कर सकेंगे। मशरक में ये वादियां दरियाए सिंध की जानब खुलती हैं, जब जहां दरियाए काबुल, कोहाट, करम और टूची दरियाए सिंध से मिलते हैं। जी उसके बाद सतह मुर्तफा फोटुहार को और कोहिस्तान नमक आ गया। जी सतह मुर्तफा फोटुहार वो इलाका है जो शुमाल और शुमाल मशरक की जानब से मारगला और काला चिट्टा के पहाड़ी सिलसिलों, जनूब की सिमत से कोहिस्तान नमक, मगरब की सिमत से दरियाए सिंध और मशरक की जानब से दरियाए झेलम से घिरा हुआ है। इस खित्ते का कुल रकबा लगभग 11,200 मुरबा किलोमीटर है और इसकी औसत बुलंदी 300 से 600 मीटर तक है। सतह मुर्तफा पटुहार के अहम दरिया पम्वा और हरू है, जो शुमाल मशरक में वाक़या गलियात के पहाड़ी सिलसिलों से निकलते हैं और दरियाए सिंध में शामिल हो जाते हैं। इस खित्ते की अहम पहाड़ियां खेड़ी, मूरत और काला चट्टा के पहाड़ी सिलसिले हैं। पोटोआर की सतह का बहुत बड़ा हिस्सा शिवालक की निस्बतन नरम चट्टानों और लोइसिस की मिट्टी पर मुश्तमिल है। ये शिवालक अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, कहाँ पढ़ा था? हमने जो पहला सिलसिला पढ़ा है, कोई हिमालय, और उसके तीन पार्ट से सबसे पहला था बरूनी कोई हिमालय, और उसको क्या शिवालक भी कहा जाता है, ठीक है ना? जी। अब ये इसमें मजीद और कुछ इतनी अहम चीज नहीं। कोहिस्तान नमक की औसत बुलंदी 670 मीटर है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लीजिएगा। जी उसके बाद मैदान आ जाते हैं। जी ये नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। आज के लिए तमाम तालिब इल्मों के लिए इतना ही काफ़ी है। ये जो तालिब इल्म अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से जो फर्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं, तो ये तकरीबन ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। क्या वो आई कॉम कर रहे होंगे या सिंपल एफ ए कर रहे होंगे, उनका ये सब्जेक्ट होगा। और वो उम्मीद है कि उनको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, वमा अलैना इल्लल बलाग।